नमस्कार मेरे सीजी पुलिस के भावी जवान भाइयों और बहनों। मैं आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 4 लेकर उपस्थित हूँ, टीजे सर। तो मैंने इसमें जैसे पिछले जो भी मॉडल टेस्ट पेपर मैंने लाया उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो वैसे ही बिल्कुल कंटेंट पूरे सिलेबस बेस्ड है और इसमें भी बिल्कुल आपके पेपर में, और मैंने जैसे बोला था कि हमारा जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, तो ये पेपर थोड़ा सा आपको कठिन मिलेगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम है वीडियो में तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और भी इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक नज़र हम लोग देख लेते हैं सिलेबस पर। सिलेबस आपको पूरी तरीके से ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं तो कैसे है। जैसे हम लोग यहाँ सेकेंड पेपर है इसका, ये फर्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका परीक्षा योजना जैसे है 100 प्रश्न और कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, और ऐसे जो प्रश्न है 20 प्रश्न हमारे राष्ट्रीय के और जो 30 प्रश्न है हमारे सीजी के सामान्य ज्ञान के और बुद्धिमत्ता के 30 प्रश्न और अंक गणित का होगा 20 प्रश्न। तो इसमें जैसे जो भी इसका सिलेबस है मैंने उनको हर को इनसे लिया है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग यदि देखें तो 10 खंड है इसके, तो 10 खंडों में से आपको सवाल मिलेगा। हर खंड से मान के चलिए 2 सवाल, और 2 सवाल है तो ये कूट के प्रश्न है, तो एक सवाल में 4 है और 4 दूनी 8, मतलब हर यदि पोर्शन से देखे हर 10 भाग में से 8 सवाल, मतलब हर भाग से आपको 8 सवाल मिलेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है ये टेस्ट आप ये सोच सकते हैं। और ये टेस्ट में आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक टेस्ट है, एक प्रैक्टिस सेट है, तो आप क्या करेंगे उसको तैयारी करेंगे। जो तैयारी किए हैं उसको आप देखेंगे कि आपने कितना ये तैयार हुआ है, अभी तक आपका पढ़ाई कितना तैयार हुआ है टेस्ट पेपर देख के, तो उसको देखेंगे और अपना काउंट करेंगे कि आपका 100 में से कितना नंबर आ रहा है, कितने को आप बना पाते। तो और कमेंट करके बताएंगे और लिखेंगे कि 50 बटे जैसे 100 या जितना आया आपका 60 आया तो 60 बटे 100 ऐसे करके आप लिख के कमेंट करेंगे ताकि हमको भी पता चले कि आपका तैयारी कितना है। और दोस्तों हमको आप अपना सपोर्ट देते रहिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहूंगा। और जरूर मैं इतना कह सकता हूं आपको कि इससे आप केवल वीडियो बस देखते हैं, पढ़ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उससे आपको हमारे जो भी साथी है जिनको यदि जॉब मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा। तो चलिए हम लोग आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सीजी पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4, और यहाँ पर सबसे पहले खंड में हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर का पहला खंड राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान। तो इससे हम लोग देखते हैं, तो राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में चलिए हम लोग इससे देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो ये कूट के ही प्रश्न मिलेंगे इसमें दोस्तों। तो कूट के प्रश्न में हर प्रश्न में 4 ऑप्शन मैंने लिए हैं, 3 प्रकार के कूट के प्रश्न हैं। तो इससे आपको 100 प्रश्न है, तो इससे मतलब यदि हम लोग जीएस का देखें तो 50 प्रश्न है, तो आपका कम से कम 200 प्रश्न हर एक भाग से जो रिलेटेड रहेगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और वीडियो को जरूर देखिए। आपको ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टेस्ट में सारे जो सब्जेक्ट का है एक साथ आपको निकलता है कि नहीं, कितना पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि जब एग्जाम में देते हैं, एग्जाम देखते हैं तब वो कैसे निकलता है, वो कैसे याद आता है आपको, वो ज्यादा से ज्यादा मायने रखता है। तो ये चीज है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला। तो इसमें ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज पार्टी और दांडी मार्च, इन सब के बारे में। तो इसको हमको मिलाना है जैसे और आप अपना उत्तर भी चेक करेंगे, इसमें मिला के पेन कापी भी रख सकते हैं। घर में बैठे हैं तो बाहर देख रहे हैं तो चलो फिर भी आइडिया लगाइएगा कि आपका कौन सा सवाल सही हो रहा है, कितना आपका प्रिपरेशन है। और यदि उस बिंदु को तैयारी नहीं किए हैं तो उसको आप देखेंगे और ताकि उससे वो रिपीट हो जाए। तो टेस्ट पेपर जो है इसको आप अपना प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ये हुआ था 1920 में, तो हमारा फर्स्ट नंबर में क्या आ जाएगा। दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में, तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा पहला। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था 1923 में, किसने किया था तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने, तो ये 4। और दांडी मार्च कब हुआ था 1930 में, तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा सही आंसर कौन सा है 2 1 4 3। चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर 2 1 4 3 किसमें है 2 1 4 3। हम लोग देखते हैं
ये 2 1 4 3 कौन से आंसर में है? सी में। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ फ्री है, आप उसको लीजिए, रोज ट्राई कीजिए, देखिए, वीडियो देखिए या पीडीएफ देखिए, इतना उपलब्धता है आज के लिए। तो आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहूंगा। तो यहाँ पर आपको इसका व्याख्या भी दिया रहेगा या मिला के दिया रहेगा सही से, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि विभिन्न रोग है और विटामिन है और किससे रिलेटेड है। तो ए का जो है वो किससे रिलेटेड है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, आंख का रोग होता है, तो ये 2 है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, तो इसका 4 होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स का होता है, तो इसका 1 होगा। और एक बच गया विटामिन के, तो ये क्या करता है? रक्त को जो थक्का जमता है उसमें ये मदद करता है, तो उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1। मैं ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, ये हम खोल ही सकते हैं, तो आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। जैसे ये है तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ तक देख सकते हैं, ताकि आपको भी ये पता रहे और आप कमेंट करके बताते रहे हमको कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यदि पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करें और एक दिल जरूर भेजें यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का सुझाव मिलता है। और कई भाई जो निगेटिव भी कमेंट करते हैं वो भी बेहतर है, वो हमको क्या है सुधारने का, एक बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का भी एक मोटिवेशन देते हैं। लेकिन हम एक चीज ध्यान रखिए कि आप भी एक सर्विस वाले बनते हैं, तो इतना भी मतलब निगेटिव कमेंट नहीं देना है ना। तो आप सपोर्ट करिए, हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिला रहे हैं। इसमें देखिए गंगा जो है वो कहाँ से निकली है? तो सभी रिवर है भारत की, उनमें तो गंगा कहाँ से निकली है? नहीं, कहाँ से? गंगोत्री से। तो इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा? ये 3। गोदावरी कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र, ये ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है। तो ये दूसरे नंबर में। नर्मदा कहाँ से निकली है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। और ये जानते हैं एकमात्र ऐसा नदी है जो बड़ा नदी है, सबसे बड़ा नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहता है, अभ्रंश की घाटी से होते हुए सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य से बहते हुए कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? तिब्बत। ध्यान रखना है, मतलब हमारा नर्मदा का क्या हो गया? 8 और 4 का क्या हो गया? 4, मतलब 3 2 1 4। 3 2 1 4 कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी है। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल हमारा। तो यहाँ से आपको संविधान के अनुच्छेद और उनके जो है उचित संबंध जोड़ना है, उसमें क्या क्या है। तो आपको ये सभी खंड से आप देख रहे हैं, आपको मिलेगा बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा दोस्तों। समझ जाओ, आपका पेपर हो रहा है बिल्कुल, है ना। तो ये प्रैक्टिस हो जा रहा है और इससे सेट से देखेंगे आपको बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे। 5 सेट को एक साथ, 5 सेट को मैं 5 सेट आएगा हमारा, तो 5 सेट को मैं एक कंबाइंड भी वीडियो करके आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि 5 वीडियो आपको दूसरे तरफ देखने का मौका ना मिले। और कुछ भी यदि त्रुटि लगता है आप तो आप उसको सुधार लेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां हो जाता है तो उसको आप सही को ही लेना है। यदि मैंने कुछ गलत बता दिया, प्रिंट से गलत हो गया, तो उसको आपको नहीं लेना है, आपको सही अथराइज्ड चीजें ही लेना है, क्योंकि उत्तर आपको सही लिखेंगे उसका आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। तो हमारा जो मूल अधिकार है वो कहाँ से है? 14 से लेकर 32 तक ऐसे है। और सही में यदि हम लोग देखें तो 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। तो जो 14 नंबर है वो 14 नंबर किसके लिए है? समानता के लिए। तो कहाँ पर है समानता? ये 4th नंबर में, तो ये 4 आ जाएगा पहले। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये कहाँ आ जाएगा? अनुच्छेद ये 1 में। और ये अनुच्छेद 21 इसी के अंतर्गत है, स्वतंत्रता के अंतर्गत। और ये क्या बताता है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जीने की स्वतंत्रता को भी हमको बताता है, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा। और अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 क्या है? दूसरा नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर इसको एक चीज भी जाना जाता है, जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसी को, मतलब किसको? ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को, इसको क्या बोला था? हमारे संविधान की आत्मा। तो ये चीज भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इस संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला जाता है, कौन से अधिकार को बोला जाता है, ये तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे।
यहाँ से देखिए कौन सा नंबर है, 4132, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा है, सी। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दिया है कि आर्थिक संस्थाओं और उनके स्थापना वर्ष दिया है, तो हमको सही मिलाना है। आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 में। तो पहला में क्या आ गया, 2, दूसरा में क्या आ गया, 3, और सेबी की स्थापना कब हुआ था, 1992 में, मतलब इसमें कितना आ जाएगा, 1, और डब्ल्यूटीओ मतलब डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1995 में। तो 2, 3, 1, 4, तो देखिए इसमें से कौन सा है, 2, 3, 1, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें भी दिया हुआ है कि आपको शास्त्रीय नृत्य और राज्यों का मिलान करना है। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 2। कथकली कहाँ से रिलेटेड है, ये केरल से, तो ये 1। मणिपुरी दिख ही रहा है, ये कहाँ से रिलेटेड है, मणिपुरी से, तो अब एक बच गया, तो कथक कहाँ से है, उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश से, तो ये क्या हो जाएगा, 4, मतलब 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं आंसर आप देखेंगे आंसर कि कौन सा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट वही बता दूंगा कि ऑप्शन नंबर ये होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आप भी मेरे से पहले यदि कर लेते हैं तो आप उस चीज को ट्राई करेंगे। यहाँ पर खेलों से संबंधित ये करेंट अफेयर्स का है कि करेंट अफेयर्स हमारा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स मैं स्पोर्ट्स तक आपके लिए ला दिया था, तो ये स्पोर्ट्स वाले में से ही ये उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं आईपीएल 2025 का विनर, तो ये कौन था, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना। ये बहुत दिनों से अच्छे से खेला लेकिन जीत नहीं पाया था, और ये 18वें साल में जीत पाया, मतलब दूसरा। यदि हम बोले आईपीएल विनर वुमेन्स का, तो ये क्या है, एमआई ऑप्शन दिया है उसमें से, तो इसका ये पहला। और डब्ल्यूटीसी 2023 टू 2025 का विनर कौन है, तो इसका विनर कौन है, चैंपियन जो है वो साउथ अफ्रीका है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 4। और लास्ट है फीडे वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता, तो नया ध्यान रखना है आपको, दिव्या देशमुख जो फर्स्ट विनर है इसका फीडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन का। इसने किसको हराया, तो हमारे ही देश के कोनेरू हम्पी, और ये कहाँ से है, तो ये कर्नाटक से है, और दोनों ही वहीं से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कर्नाटक हमारा चेस का बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब जहाँ वो वहां से सब अच्छे लोग निकल रहे हैं। तो हमारा देखे तो 2, 1, 4 और कितना आ जाएगा, 3, तो 2, 1, 4, 3 कौन से ऑप्शन में है, बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो और इसका पीडीएफ आपको दोस्तों बिल्कुल मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, है ना, शाम तक वो डल जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सही कथन का चयन करना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सही है। भारत में 2 ही भाषा राजभाषा है, तो ये गलत है। हमारे में 26 राजभाषा है, तो हर राज्य हिसाब से अलग अलग कार्यवाही किया जाता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 से हुआ, ये गलत है। 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसका शुरुआत हुआ था, पंचायत राज अधिनियम का, तो ये भी गलत है और ये भी गलत, मतलब 2 गलत है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना होता है, 552, तो ये क्या है, सही है, 552। वर्तमान में बोले तो 500 कितना है, 43। जो 2 मनोनयन होता था उसको अभी 104 है ना, 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। राज्यों में भी होता था उसको भी, तो 543। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, 2 सही है और 2 गलत है। मतलब हमारा कौन सा सही है, ये पहला सही था और बीच के दोनों गलत है, और चौथा, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। यहाँ दोस्तों आपको सही कथन का चयन और गलत कथन का चयन दिया रहे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग गलत भी पूछते हैं, तो जो सही रहता है उसको टिक लगा लेते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको काम करना है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है कि कंप्यूटर से संबंधित हेडर एंड फुटर क्या काम करता है, तो पेज के टॉप और इसको करता है बॉटम। हेड मतलब ऊपर में लिखा जाता है, फुटर मतलब जो नीचे में लिखा जाता है उस चीज को। स्पेल चेक क्या करता है, बर्तनी को अपने आप ठीक कर देता है। जैसे हम लोग मोबाइल में ही कुछ लिखते हैं और 2-3 स्पेलिंग लिखते हैं तब वो आ जाता है अपने आप, तो वो चीज है। या इसको चेक करने के लिए कंप्यूटर में एक होता है जिससे वो स्पेलिंग क्या होता है पता चल जाता है, नीचे में रेड लाइन आ जाता है उसका। और ये ट्रैक चेन स्लाइड शो के लिए प्रयोग होता है ये। और फाइंड एंड रिप्लेस, तो शब्द खोज कर क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। तो ये तीनों क्या है,
सही है। ये वाला हमारा क्या है, स्लाइड शो के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर केवल कौन सा गलत है, 3 गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ इसके ट्रैक चेंज जैसे है, तो इसके बारे में लिखा है कि क्यों ये है, स्लाइड शो के लिए नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंट बदलाव के लिए है। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए क्या होता है, ट्रैक चेंज। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं 4 चीजें हैं तो वो सब चीज बता रहा हूँ। 4 जैसे इधर है, 4 इधर है, तो मैं 8 चीजें बताया इसमें, समझ जाओ। या 4 चीजें और प्लस ऐसे करके, तो ये बहुत सारे प्रश्नों को कवर करता है। इसमें मेहनत दोस्तों बहुत लगा है। तो जैसे आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम लोग इससे मोटिवेट होंगे। प्लस जितना आप सपोर्ट करेंगे, लाइक और मैसेज करेंगे, तो वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो हमारा मेहनत भी ज्यादा से ज्यादा रंग लाएगा। तो जरूर आप हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं और लाते ही रहूं। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये बिल्कुल सही है कि अक्टूबर 2019 से हमारा इतना ही है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है क्या गोदावरी? ये दक्षिण का सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ ये गलत है। क्या हो जाएगा, ये दक्षिण का भी नहीं है, मतलब दक्षिण का है बोल सकते हैं, गंगा, दक्षिण की गंगा ऐसे बोला जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है। हाथी है क्या? नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ दोस्तों। शेर, बाघ हम लोग सिंह एक बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, शेर भी बोला जाए तो आप उसको राष्ट्रीय पशु नहीं लेंगे, इसको क्या लेना है? बाघ। हो सकता है इनका, जैसे हम लोग मेमल में देखे ऐसे करके, ये एक अलग अलग प्रजाति होगा, तो हम लोगों का जो है वो हमेशा क्या लिखाएगा? बाघ ही लिखाएगा। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं हमारे 2 आंसर सही हैं, 1 और 4। 1 और नहीं, ये 4 तो गलत हो गया ना, कौन सा है? 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ऐसे करके ये वीडियो आपको देखेंगे दोस्तों, जरूर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बेहतरीन से बेहतरीन बना है और कोई भी इससे अपना चेक कर सकता है कि कितनी तैयारी हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे बिना जरूर नहीं रह सकेंगे, इतना ये बेहतरीन बना है, प्रश्न इतने अच्छे हैं। तो कोई भी, जो भी भाई बंधु पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस के, आप ही लोग भावी सीजी पुलिस के जवान बनोगे, तो वे लोग अपने आप को नहीं रोक पाएंगे इनसे चेक करने को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जनता वोट नहीं देते, बल्कि कौन वोट देते हैं? सांसद और विधायक वोट देते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा की कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा की, यहाँ तक दोनों के भी नहीं हो सकते, तो भी वो क्या बन सकता है? पीएम बन सकता है। लेकिन उसको कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, दोनों में से एक सदन का सदस्यता उसको ग्रहण करना ही होगा। तो गलत कौन सा है इसमें से? फर्स्ट है। तो केवल कौन सा गलत है? फर्स्ट गलत है। आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल में। दोस्तों इसमें व्याख्या ये दिया हुआ है सब चीज का, तो इसको आप देख लेंगे, आपको पीडीएफ में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं, मैं वही चीजें बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे। भारत में कुल 36 टाइगर रिजर्व है। तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? लेटेस्ट में 58 टाइगर रिजर्व है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो इसमें से 57वां है वो क्या है? तातापानी है। ये कहाँ का है? एमपी का हमारा जो मातृ प्रदेश है। और अगला है बांधवगढ़, ये है 98वां, मतलब 98वां नंबर का, ये भी कहाँ है? एमपी का। तो वर्तमान में टोटल टाइगर जो रिजर्व हम लोग बोले तो कितने हैं? 58 है। ये गलत है, 36 नहीं है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये अभी बने हैं दोनों टाइगर रिजर्व, मतलब तातापानी और माधवगढ़, बांधवगढ़, ऐसे जो भी, तो मध्य प्रदेश के हैं दोनों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में मौसम विज्ञान की स्थापना विज्ञान विभाग की 1975 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये 2 से लेकर 4 तक सही है, केवल ये गलत है। तो हमको क्या चुनना है? गलत चुनना है। तो गलत के लिए ऑप्शन नंबर 1, मतलब केवल कौन गलत है ऐसा। तो दोस्तों कभी कभी हमको यही चीज डाउट हो जाता है कि हमको सही वाला लगाना है, तो हम नीचे में ऑप्शन रहेगा तो सही देख के हम लोग गोला लगा सकते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो 2 घंटा है 100 प्रश्न के लिए सफिशियंट है बिल्कुल, क्योंकि हमारे जीएस का पोर्शन आपको याद रहेगा, वो याद आ जाएगा, नहीं रहेगा वो उसको छोड़ते चलना। उसके लिए आपको कैसे हल करना है उस दिन, उसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग हमारे अगले नंबर पर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है?
कंचनजंगा है, सही है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? ये कमेंट करके आप बताइए कि जनसंख्या में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। भारत में कंप्यूटर मत के सीपीयू की खोज एनआईटी ने की, ये बिल्कुल गलत है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये किसका हिस्सा है? एमएस ऑफिस का। ये भी क्या है? करेक्ट है। मतलब कौन सा नहीं है करेक्ट? केवल थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल थर्ड। आगे हम लोग देखते हैं, ये सही कथनों का हमको चयन करना है। तो सही कथनों का चयन कर 1974 में परमाणु परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्ध था या बुद्धा था, ऐसे करके बोलते हैं। स्माइलिंग बुद्धा आप लोग बुद्ध जानते हैं आप लोग, है ना। तो 1974 में, तो इससे देखो कई सवाल बन सकते हैं कि सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो इससे देखो इसी से एक ही लाइन में दो प्रश्न बन गए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। भारत में पश्चिमी घाट उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों ये जैसे भारत है ना, तो इधर हम लोग जाते हैं। तो ये जैसे भारत है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा? साउथ। ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको जानना है कि वेस्ट में ही पश्चिमी घाट होता है। ये वाले एरिया को क्या बोला जाता है? घाट। घाट मतलब जानते हैं, पानी के किनारे वाले को घाट बोला जाता है। और ये क्या है? पूर्वी घाट। तो इधर पूर्व और इधर क्या है? पश्चिम। तो पश्चिमी घाट किधर है? पश्चिमी घाट में, मतलब पश्चिम की ओर रहेगा, ना कि उत्तर की ओर। तो उत्तर तो इधर है, हिमालय पर्वत है उधर, है ना। और इधर जो हमारे सेवन सिस्टर्स वो आते हैं, और इस ओर से ये समुद्र तट। तो यही है, ये पूर्वी तट, ये वाली पूर्वी तट, और ये वाली क्या है? पश्चिमी तट। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 8 राष्ट्रीय खेल है, बिल्कुल गलत है। एक ही राष्ट्रीय खेल है हमारा। भारत के प्रमुख आयात तेल और गैस है। तो जरूर हम लोग सबसे ज्यादा आयात क्या करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ है। तो ये उसी का हिस्सा है। मतलब हमारा सही कौन सा हुआ? पहला और चौथा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला सवाल है हमारा कि ये भी कंप्यूटर से है। हर पोर्शन से दोस्तों आपको 2 सवाल मिलेंगे कम से कम। तो गलत कथन का चयन करना है। रेम क्या है? अस्थायी रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रोम क्या है? स्थायी और केवल पढ़ने के लिए, रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी वेलेटाइल मेमोरी है, ये नहीं है, क्योंकि यूएसबी क्या है? पोर्टेबल स्टोरेज है। यूएसबी के बारे में जानते हैं हम, एचडीडी के बारे में उतना डिटेल से नहीं जानते। तो लेकिन ये तीनों सही हैं। तो तीनों को हम लोग भली भांति जानते हैं, तो इसको नहीं जानते, एक आप नहीं जानते, तो ऐसे इसमें कवर हो जाएगा। मतलब कौन से नंबर का आएगा? ये तीसरा नंबर का, है ना। ये क्या है? वेलेटाइल मेमोरी नहीं है, इसलिए वो चीज क्या है? उसका उत्तर गलत हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों देखो पर्यावरण से संबंधित सवाल है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत दुनिया के टॉप, मतलब जितने भी एशियाई देश हैं, हमारे एशियन जो कंट्री है, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो वर्ल्ड में सबसे हाई लेवल में CO2 या जो ग्रीन हाउस गैस प्रभावित करने वाला वो उत्पन्न करते हैं, और ये सबसे प्रदूषित शहरों में आते हैं, भारत के हो चाहे दिल्ली हो या और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका। तो आपको ध्यान रखना है। मतलब ये दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, ये जरूर सही है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होगा तभी क्या होगा? ये केंद्रीय मतलब कहलाएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा, नहीं तो ऐसे वाले क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य बोला जाता है। तो प्रायः राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा ही मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। हालांकि वहां का प्रशासनिक देखरेख हो सकता है राज्य सरकार के अंडर में हो, लेकिन मुख्य जो है वो संरक्षण वो केंद्र सरकार का ही होगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू है, तो बिल्कुल ये 2002 लागू है। और दोस्तों ऐसा सवाल यदि मिले जिसमें एक गलत ऐसा हो, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। चारों को पढ़ना है सेम जो आता है, यदि एक सवाल गलत मिल गया तो वही हो जाएगा, तो ये चीज आपके लिए बेहतर होगा। तो इसका गलत कौन सा है? हमारा 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल देखते हैं हम कि भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। अब ऐसे सवाल में देखो दोस्तों, आप एक को जानेंगे एक को नहीं जानेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यदि हमारे पास ऑप्शन में केवल एक रहता है तो चलो हम एक को नहीं जानते दूसरे को जानते हैं तो हम टिक कर लेंगे, लेकिन ऐसे सवालों को हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन है। दूसरा, भारत की पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये रूस के मॉडल पर आधारित है, जिसको सोवियत संघ बोला जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चला था, भारत की अंतिम परियोजना थी, ये बिल्कुल
सही है। क्यों? क्योंकि 2015 के बाद योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 से क्या निर्माण हो गया है? नीति आयोग। और आज की डेट में यही क्रियान्वयन करता है और ये प्रति वर्ष जो भी नियम है उसका फॉलो करता है, 5 साल का फॉलो नहीं करता। तो इसमें हम लोग देखेंगे सभी सही है, तो ऐसे करके आपको चारों ऑप्शन देगा या सभी सही करके देगा। तो ये हमारा अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से ज्ञात कथनों में कौन सा सही है? मौर्य समाज में दास प्रथा था, जरूर था। किसान वर्ग अत्यंत सम्मानित था, उसको महत्व दिया जाता था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है, तो ये इसी के दरबार में थे मेगास्थनीज, तो इसी का वर्णन किया था। उन्होंने रामायण का उल्लेख किया है, इन्होंने रामायण का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए हमारा इसमें क्या कथन देखना था? सही कथन। तो सही कथन कौन सा हो गया? 1, 2 और 3 हो गया। ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए कि ये करेंट अफेयर से संबंधित सवाल है इसमें कि मनु भाकर कौन है? एक क्या है? शूटर है ना। 10 मीटर राइफल में इन्होंने 2 मेडल जीते थे ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इसलिए इसको इस साल 2025 का क्या इनाम मिला है? खेल रत्न। मतलब 4 लोगों को मिला है, डी गुकेश और एक और किसको मिला है? मुकेश कुमार को। और एक और किसका मिला है चौथे नंबर का? वो आप कमेंट करके बताओ कि चौथे नंबर का मतलब मैं जितने लोगों का नाम लिया, डी गुकेश ध्यान रखेंगे, और मुकेश कुमार और एक और किसको मिला है आप वो कमेंट करके बताएंगे। मैंने इसको स्पोर्ट्स का एक करेंट अफेयर अभी लाया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। करेंट अफेयर से मैं 2025 का जितने भी स्पोर्ट्स के से रिलेटेड आयोजन है, कौन जीता, उसका जो पुरस्कार है, वो सभी चीजें के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप इसको देख सकते हैं। अगला है कि विनोद कुमार शुक्ला कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला को क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2025 का। ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, है ना। हिंदी की कविता लिखते हैं ये, तो हिंदी में दिया गया है इनको, ये ध्यान रख। ज्ञानेश कुमार कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हमारे क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त। और एनोरा क्या है? तो ऑस्कर अवार्ड जीता है 2025 का। तो सही कथन देखो, फर्स्ट वाला हो जाएगा 2 विनोद कुमार शुक्ला का हो जाएगा, 1 ज्ञानेश कुमार का हो जाएगा, 4 और ऑस्कर अवार्ड हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? 1 हो जाएगा। ऐसे करके अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर के सवाल कि 20 नंबर में क्या है कि भारत का परमाणु परीक्षण 74 में हुआ। पीछे हम देखे थे ऐसे, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था। भारत में अधिकतम अभ्यारण्य की संख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये सही है, उत्तर प्रदेश में है इसका सबसे अधिक। ये बिल्कुल क्या है? गलत है, इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और इसलिए यहाँ अभ्यारण्यों की संख्या भी क्या है? सबसे अधिक है, 13-14 यहाँ अभ्यारण्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अभ्यारण्य 13-14 नहीं, मैं गलती से बोल दिया, इससे भी ज्यादा है। कितना है? यदि आपको पता होगा तो मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य है तो कमेंट करके बताएंगे कि कितने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वनों के लिए भी क्या है? याद रखना है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा प्रश्न शुरू होता है छत्तीसगढ़ से। दोस्तों हमने 20 प्रश्न जो राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के हैं, मतलब नेशनल जो जीएस है, वहां से हम लोगों ने खत्म कर लिया। 20 सवाल वहां से आएंगे, ये क्लियर है। 10 भाग है, तो हर भाग से मैंने 2-2 सवाल लिए हैं और हर में 4-4 ऑप्शन है, तो हर भाग से 4 दूनी 8 प्रश्न लिए हैं। तो टोटल मिला के 20 अट्ठे यदि बोले तो 120 प्रश्न उससे बनता है, वो हमने कंप्लीट किया। अगला भाग लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करें और एक दिल का जरूर भेजें, एक दिल हमारे लिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहे, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहे और आप जरूर परीक्षा में सफलता प्राप्त करो और एक अपने लिए आर्थिक जो होता है हमारा सबसे मेन, अपने लाइफ 60 साल 62 साल तक के लिए वो तुम अर्न कर सको, क्योंकि इकोनॉमी हमारे जीवन को मुख्य रूप से डिसाइड करता है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 2 छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है भोसले वंश, बिंबा जी भोसले, रघु जी भोसले, भास्कर पंत। इसमें से हमको देखना है कौन सा उचित मिलान होगा। तो बिंबा भोसले लोगों का देखो, भोसले यहाँ किसी का नाम नहीं है, इनका वंश है। तो क्या है, ये कहाँ से रिलेटेड है? नागपुर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट में आ जाएगा 4। एक सवाल है दोस्तों आपसे कि आप इसका आंसर करेंगे। जैसे हमारे पास भोसले लोगों का 3 क्षेत्र था,
एक मराठा मतलब एक था इंदौर, जहाँ के जो मराठा थे उनको क्या बोला गया, होलकर, और एक थे नागपुर जहाँ के क्या बोला गया, भोसले, और एक और कौन सा क्षेत्र था जहाँ वहाँ के जो मराठा है या मराठा शासक तीन भाग में बटे, तीन क्षेत्रों में शासन किए, उनका एक और क्षेत्र का नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताओ। एक होलकर हो गया है ना, जो इंदौर से रिलेटेड है, जैसे अहिल्याबाई होलकर जानते ही है ना कि बहुत प्रसिद्ध है वो। और अगला नागपुर का है जिसको भोसले वंश वहां थे। तो एक और कौन सा जगह है जहां पर ये ये क्या बोलते हैं, मराठा लोग शासन करते थे, और वो लोग क्या लिखते थे, होलकर बता दिया मैं और भोसले बता दिया। तो एक और मराठा शासनों पर आपको सरनेम समझ जाइए वो बताना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 4 नंबर से शुरू होगा। और बिंबाजी भोसले किसके लिए जाना जाता है, बिंबाजी भोसले ने क्या शुरू किया था, परगना पद्धति, मतलब आज के डेट में समझ जाओ जो जिला होता है वैसा ही उस समय वो शुरू किया था। तो एक आ जाएगा। फिर रघु जी जो तृतीय है वो कौन था, अंतिम मराठा था, मतलब ये इसका शासन कब से कब तक रहा, 1745 से लेकर 54 के आसपास तक, मतलब उसके बाद से मतलब 54 तक, 1854-55 में फिर पूरी तरीके से वो जो मराठा साम्राज्य है वो समाप्त हो गया। और किसके अधीन आ गया, क्योंकि इसका कोई भी पुत्र नहीं था या औलाद नहीं था, तो इसको अंग्रेज लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे साथ में। और उनका जो कई चीजें हैं अधीक्षक काल, उनको भी आपको ध्यान रखना। भास्कर पंत कौन है, तो भास्कर पंत क्या है, मतलब मराठों का क्या था, रघु जी प्रथम का ये एक सेनापति था जो आक्रमण करने जब बंगाल जा रहा था, तो वहां पर रास्ते में किसका विजय प्राप्त कर लिया, ये जो रतनपुर में जो रघुनाथ कलचुरी था, कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, उसको हराकर, या उसको युद्ध नहीं करना पड़ा, उसको केवल अपने नियंत्रण में ले लिया, मतलब वो खुद आत्मसमर्पण कर दिया और रतनपुर में विजय प्राप्त कर लिया। तो ऐसे करके तो इसका 4-1, तो देखिए 4 और 1 कहाँ पर है, ये पहले नंबर पर है, 4-1-3-2, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला हमारा है इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी स्रोत और उनसे जगह क्षेत्र, मतलब किस जगह में वो बहता है। तो महानदी कहाँ बहता है या ये निकलता कहाँ से है, धमतरी से। तो पहले नंबर में 4 शिवनाथ नदी क्या है, हमारे प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जानते हैं कितने किलोमीटर है इनका क्षेत्र, 290, जबकि महानदी का कितना है, 286, मतलब 4 किलोमीटर ये बड़ी है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी शिवनाथ, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, महानदी। तो ये दोनों ऑप्शन में आता है ध्यान। इंद्रावती कहाँ बहता है, तो ये दक्षिण क्षेत्र कहाँ बहता है, दंतेवाड़ा में। तो पहला हो गया, चौथा हो गया, चौथा के बाद दूसरा, तो दूसरा शिवनाथ कहाँ पर बहता है इसमें से, दुर्ग में, मतलब कौन से नंबर में, तीसरे नंबर में। और इंद्रावती कहाँ बहता है, दंतेवाड़ा में, तो पहला नंबर। और हसदेव नदी जानते हो हमारा, तो हसदेव नदी कहाँ बहता है, कोरबा में, एमसीबी से होकर, मतलब कोरिया एमसीबी से होकर आता है, कोरबा जांजगीर चांपा होते हुए फिर महानदी में ये मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2, मतलब 4-3-1-2। तो देखिए 4-3-1 और ये 2, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, डी। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि इसमें भी हमारा है। तो सिरपुर, सिरपुर किस लिए प्रसिद्ध है, ये बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है, मतलब बौद्ध मंदिरों का, और बिहार का केंद्र है। गुंजी, गुंजी के लिए आपको जानना है, गुंजी दमऊ दहरा बोलते हैं इसी को। ये कौन सा है, एक छत्तीसगढ़ का प्रमुख जैन धर्म स्थल है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि गुंजी और दमऊ दहरा आपकी तैयारी कैसे है, ये किस जिले में आता है, ये आपको बताना है। गुंजी या उसी को क्या बोला जाता है, दमऊ दहरा, ये किस जिले में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस जिले में आता है। तो मैं इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी बता देता हूँ, एक जांजगीर चांपा, शक्ति, बालोद या दुर्ग, ये चारों में से एक आपको बताना है कि किस में आता है। तो कमेंट करके बताएंगे कि किस जिले के अंतर्गत आता है। रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी में सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, तो ये बिल्कुल जमा है। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा कब से संबंधित, सबसे प्राचीन गुफा है छत्तीसगढ़ की, है ना, सबसे प्राचीन गुफा, प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र यहाँ पर मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, पूर्व पाषाण काल, है ना। तो सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा, तो लाइन से ही जमा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में है। देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति तो बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश में देखिए तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट सही है। पूर्वी देशांतर में देखें तो ये कितना है, पूर्व देशांतर में इसका विस्तार, तो ये कितना है 80-15 से कितना
इतना मतलब 8425 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। धमतरी जिले में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः, तो ये भी सही है, ये भी सही। छत्तीसगढ़ में हीरे की खदान बिलासपुर जिले में, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं पाया जाता हीरे की खदान। ये हीरे और जो भी अलेक्जेंड्राइट ऐसी चीजों का जो खदान है वो गरियाबंद या बलौदा बाजार साइड ही पाया जाता है। ये वही दो जिले के आसपास है, रायपुर, गरियाबंद, देवभोग ऐसे करके जो भी जगह है, इधर इनका कोई भी मतलब निक्षेप नहीं प्राप्त हुआ है। गोंडवाना शैल समूह कोयला के भंडारण से युक्त है, मतलब मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। तो देखो ये, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, सही है, कितने सही है। तो देखो इसमें दोस्तों जब इस टाइप के सवाल रहेंगे तो आपको नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, कि हम इसमें ऑप्शन ऐसी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक इसमें भी, एक इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, मतलब तीनों में दो है। यदि आप दो को जानते भी हो कि धमतरी में लेटेराइट मिट्टी है, तो भी आप सही ऑप्शन नहीं लगा सकते। इसलिए आपको मैंने बताया कि बार बार ज्यादा से ज्यादा आपको रीडिंग करना है, याद करने की ट्राई नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग आज किए तो आज जो भी चीज ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में रहेगा, तो जल्दी रिमाइंड हो जाता है वो, है ना, हमारा मेमोराइजेशन उस पर आ जाता है। लेकिन हम लोग यदि उसको याद करते रहे, उसमें ज्यादा टाइम लगाएं और हमारा बार बार रिपीट नहीं हो, तो वो मेमोराइज नहीं होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करना है जीएस को, है ना। और जबकि हमारा जो रीजनिंग है और मैथ का, उसको रोज प्रैक्टिस करना है, वो 1 से 2 बार रहेगा तो भी वो माइंड में हमारे रहता है। लेकिन जीएस बहुत ज्यादा चीज होता है, जैसे मैंने रीजनिंग में क्या है 100 टाइप के रीजनिंग बताया, तो उसी से उससे बाहर का नहीं आएगा। मैथ में मैंने जैसे आपको पूरे 10 टॉपिक का पूरा थ्योरी समझ करवा दिया, तो उससे बाहर का लगभग आएगा ही नहीं। प्रश्न बदलेगा, थ्योरी वही चीज रहेगा, संख्या बदलेगा, बस कुछ सवाल बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जीएस में क्या होता है, बहुत सारी चीजों बना सकते हैं, तो ये चीज। लेकिन मैं यहाँ पर हर भाग का ऐसे लाया हूँ। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब में देख लो, ऐसा वीडियो यदि मिला हो तो मेरे हर एक वीडियो ऐसा है कि मैं सारे कंटेंट को कवर करके ला रहा हूँ आपके लिए, कि बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट उभार पाऊँ, आपको दे पाऊँ मतलब। तो इसमें जो चीज देखे हम, छत्तीसगढ़ में ये गलत हो गया, ये नहीं है, तो बाकी कौन सा सही हो गया, 1, 2 और 4। तो देखो कौन सा है इसका सही ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल लेते हैं हम लोग कि ये वाला है, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि राजवंश है, सही कालक्रम में जमाना है। इन राजवंशों को कालक्रम जमाना है कि कौन सा इसमें सबसे प्रथम नंबर पर था, द्वितीय था, तृतीय था। तो देखो सबसे पहले आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ में राजर्षि तुल्य सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद कौन आता है, सोमवंशी आते हैं, है ना। और बीच में कई है, वाकाटक है और कई है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दिया है उनको हमको ध्यान रखना है। फिर उनके बाद क्या आए, कलचुरी, है ना। तो मतलब हम लोग देखें तो सबसे पहले नंबर पर सी, फिर कौन सा, ए, फिर कलचुरी, और सबसे लास्ट में क्या है, मराठा। तो मराठा लोगों को ध्यान रखना है। जैसे भास्कर पंत बताया, भास्कर पंत ने 1741 में जब बंगाल आक्रमण के लिए जा रहा था, तो रास्ते में रतनपुर मिला, रतनपुर में ही वो ट्राई मार लिया कि रतनपुर के राजा कमजोर लग रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अपने दल बल का, क्योंकि जानते हैं कि मराठा बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उनका सेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उनको, आपको एक बात और बता दो, जो मराठा लोग हैं, या आगे बताऊंगा आपको, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इस्तेमाल करते थे। इन्होंने नौसेना का बेड़ा तैयार किया था, तो ये बहुत शक्तिशाली थे। तो इनका जो साजो सामान है, तोप है, गोला बारूद जो भी है, उसी को देखकर वो डर गए और आत्मसमर्पण कर दिए 1741 में। तो 1741 से ही मराठा शासन शुरू हो गया, मतलब किसके बाद, कलचुरी के बाद। तो कलचुरी के बाद ही आपको, मान लो इनमें आप कंफ्यूज होते हैं तो राजर्षि तुल्य को ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम है, तो ये पहले नंबर पर ही आएगा। फिर हम नहीं जानते, मान लो इसको नहीं जानते, तो हम क्या है, इन दोनों को तो जानते ही हैं, इसके जस्ट बाद ये आया है। तो इसमें से देख लो सी ए कहां पर है, सी ए और बी डी होगा ये, तो ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 26 नंबर का सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 2025-26 में कब प्रस्तुत हुआ, 1 जनवरी, 3 फरवरी, 1 मार्च या 3 मार्च। तो आपको सही आंसर बताना है। वीडियो को स्किप करो और कमेंट करके बताओ कि कितना है, कब प्रस्तुत हुआ। तो मैं आपको इसका सीधा ये दिखाता हूँ आंसर, कब हुआ था, डी, 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत हुआ था। और दोस्तों आपके लिए एक काम है, क्लास वर्क है, समझ जाइए कि आपको बताना है कि जो भारत का बजट है, हमारा केंद्रीय बजट है, वो किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। हमेशा एक ही तिथि को प्रस्तुत होता है, वो कौन से डे को प्रस्तुत होता है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता चले।
है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो कृषि उन्नति योजना का मुख्य किसानों को बिना ऋण के क्या करना, उपलब्ध कराना, ब्याज के उपलब्ध कराना, किसानों को उच्च मूल्य की फसल बीमा उपलब्ध कराना, या फसल को आधुनिक मतलब किसानों को आधुनिक तकनीक और लाभकारी योजनाओं से जोड़ना। तो ये क्या है इसका वास्तविक में मुख्य उद्देश्य। किसानों को विदेश भेजना ये हो ही नहीं सकता, है ना, और ये भी दोनों नहीं है, या ऑप्शन में और अलग वाले ऑप्शन में रहते तो अलग आते। तो इसका सही आंसर देखो कौन सा है, सी है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के बजट 2000, इसका थीम क्या था, है ना, कि थीम क्या था कि छत्तीसगढ़ 25-26 का थीम क्या था, तो सबका साथ और सबका विकास था, गति के लिए ज्ञान या ज्ञान के लिए गति या गरीब कल्याण, ये था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञान के लिए गति, ज्ञान के लिए गति इसका प्रमुख उद्देश्य था, है ना। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका ये ऐसे पूछा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प में सर्वाधिक दक्ष मानी जाने वाली जनजाति कौन सा है। बांस शिल्प में ये जो चार ऑप्शन है, गोंड, बिरहोर और भतरा और बिंझवार, इसमें सबसे कौन सा है दक्ष जो प्रमुख रूप से माना जाता है, तो ये कौन सा है, बिरहोर। बिरहोर को क्या किया जाता है, मतलब उसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है बांस शिल्प के लिए। बैगा जनजाति देखो, बैगा जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, सल्फी, ताड़ी, पेज या कोस्मा, है ना। तो कोस्मा किसका है, उराव का है। पेज किसका है, तो ये गोंड लोगों का है। और ताड़ी किसका है, ये है हमारा बैगा लोगों का। और सल्फी किसका है, ये आप कमेंट करके बताइए कि सल्फी आपको की पढ़े होंगे तो पता होगा कि सल्फी का जो है वो किस जाति के लोग सल्फी का उपयोग करते हैं, वो बताना है आपको। अगला हम लोग लेते हैं यहाँ, तो हमारा अगला सवाल है भौगोलिक संरचना संबंधित सही चुनना है। मैकल पर्वत अमरकंटक क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। अमरकंटक जो है मैकल से मतलब छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है उसी से। और एक चीज जानते हैं, जो टाइगर रिजर्व है अमरकंटक जो क्या बायोस्फीयर है, तो क्या आता है वो, अचानक मार्ग टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब अमरकंटक और किसको जोड़ दिया गया है, अचानक मार्ग को, तब उसको फर्स्ट बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। और पूरे भारत का बोले तो 14वें नंबर का उसको क्या किया गया है, 14वें नंबर का बायोस्फीयर बनाया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र को धान का कटोरा, सही है, मैदानी क्षेत्र में ही धान ज्यादा होता है। तो महानदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उपवास तंत्र है, ये भी ठीक है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ये चारों के चारों क्या है, सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इससे संबंधित, कि ये हमको ऐसे करके दे दिया इसमें, कि हमको सामने ऑप्शन नहीं दे दिया बल्कि लिख के दे दिया कि गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, सरगुजा, मतलब 3 जिले एमसीबी और कोरिया और सूरजपुर, मतलब किसमें लगा हुआ है, ध्यान रखना, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, ऐसे करके ये मिक्स है इसमें, है ना, गुरु घासीदास ये। तो इस प्रकार से, तो इसका जो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, ये सब जिले कहाँ है, बस्तर संभाग मतलब सरगुजा संभाग में, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो पहला में कुछ नहीं है ये, तो यही आएगा वार नवापारा। ये वार नवापारा कहाँ पर है, महासमुंद में है, तो ये ध्यान रखना है। साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बस्तर संभाग में, है ना। और अगला हसदेव परियोजना कहाँ पर है, कोरबा में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला नंबर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सही आंसर इसका यहाँ मिला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं और कि एक ये भी करेंट अफेयर से, पंडरी राम मंडावी, है ना, ये क्या है, किस क्षेत्र में ये मशहूर है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। 2025 में क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और मंडावी मतलब जानते ही हैं, मतलब आदिवासी है ये। और ये कहाँ से है, नारायणपुर से स्थित है। इसको पद्मश्री का पुरस्कार किसके लिए मिला है, काष्ठ शिल्प और वाद्य यंत्र निर्माण के लिए। ये पंडवानी गायक के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल भी पंडवानी गायक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इन्होंने एक जो यंत्र है वो बनाया है सुलूर। तो ये भी ध्यान रखना कि आगे आपको पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के हैं या किस जनजाति के हैं, कौन सा इन्होंने यंत्र बनाया है। तो सुलूर नामक वाद्य यंत्र बनाया है जो बांसुरी जैसे होता है, मतलब बांसुरी जैसे ही होगा, लकड़ी का बना रहता है, बांसुरी जैसे बजाया जाता है। तो आप ये पंडरी राम मंडावी का सर्च करके देख के बताइए कि ये किस जनजाति का है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये सब चीज इसके बारे में डिटेल हो गया। यहाँ एक सवाल बच गया, पंडरी राम मंडावी किस जनजाति के हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा
गलत हुआ था एक, ये गलत हुआ था, है ना। 3 नंबर का मतलब सही कथन देखना है, तो जिसमें 3 नहीं है मतलब कौन सा है, बी। तो देखो यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना है सही गलत का पहचान वाले में, कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर उसका डिटेल भी लिखा हुआ है। पंडरीराम मंडावी का लकड़ी का शिल्प, इन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक लकड़ी का शिल्प दिया था, जिसको उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट दिया था। तो ये बात भी आप थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे, ताकि हो सकता है ये पेपर में करेंट अफेयर से कुछ भी सवाल पूछा जाए। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि तनु चंद्रा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इन्होंने तनु चंद्रा ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो ये गलत हो गया। छत्तीसगढ़ ने 38वें राष्ट्रीय खेल भारोत्तोलन में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल, आपके लिए एक सवाल है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ और उसके जो पदक तालिका है उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे, ये कमेंट करके आपको बताना है, कि आपका तैयारी पता चलेगा हमारा जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ हुआ था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चिरंजीवी भागवत राम ने खेलो मास्टर्स नेशनल गेम में 3 कांस्य पदक जीते, जरूर इन्होंने जीता था। इसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, तो इसी ने स्वर्ण पदक जीता, और एक और जीता है विजय कुमार ने, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो कि कौन सा हमारा गलत है, तो उसको ये वाला पहला वाला बस गलत हुआ, है ना। तो हमारा क्या चुनना था, सही चुनना था, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, 3 और 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये इसका डिटेल दिया गया है, आप पीडीएफ में उसको देख के पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमारा नवीनतम अभी मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए, ये गजेंद्र यादव जी, ओपी चौधरी, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, ये चारों मंत्री है, और इधर इनके 4 विभाग दिए गए हैं। तो कौन क्या है ये आपको बताना है। जैसे गजेंद्र यादव है, ये क्या बने हैं, नवीन स्कूल शिक्षा मंत्री बने हैं। ओपी चौधरी ये पुराने ही है हमारे, क्या है ये, वित्त मंत्री, तो पहला, और उसके बाद क्या आ जाएगा, चौथा। ये गुरु खुशवंत साहेब, ये क्या बना है, तकनीकी एवं शिक्षा मंत्री, तो ये क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा या सी आएगा। और राजेश अग्रवाल जी क्या बने हैं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नंबर, मतलब कौन सा आएगा, 1, 4, 3, 2, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे हमारा ऐसी सवाल है कि जिला कमिश्नर जिला प्रशासन का प्रमुख होता है, तो जिला प्रशासन का प्रमुख कौन सा होता है दोस्तों, कलेक्टर होता है ना, कमिश्नर नहीं होता। कमिश्नर कहाँ का होता है, संभाग का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई है, तो नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता, वहां क्या होता है, जिला पंचायत होता है। पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, तो ये क्या है, सही है। नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जरूर कराता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो जिम्मेदारी है वो किसको होता है, राज्य चुनाव आयोग का होता है। तो हमारा ये चीज होता है पूरा। और तो इसका सही आंसर, मतलब पहले के 2 गलत है और 2 बाद के सही है, मतलब कौन सा आ जाएगा, 3 और 4। अगला हम लोग देखते हैं, ये इसका डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप पीडीएफ लेंगे तो आपको ये मदद करेगा, तो आप बेहतर से बेहतर आपको मिलते रहे। हमारा उद्देश्य आप भी एक अच्छा पोस्ट में जाए, आपको अच्छा पद मिले, आपके भी जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो रहा है। जैसे मैं आपको एक अच्छा मदद कर रहा हूँ, समझ जाओ, प्रोवाइड करा रहा हूँ अच्छे कंटेंट, तो आप हमको सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज भी करिए, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। साथ में हमारा वीडियो का ग्रोथ भी अच्छा बढ़ता है, तो इससे हमको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपका हमको मोटिवेशन चाहिए, आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, जो आपको सफलता दिलाने में जरूर 100% आपके लिए लाभदायक होगा। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान की सर्वाधिक खेती होती है। सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ धान ही सबसे ज्यादा मात्रा में बोया जाता है, इसलिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44% हिस्सा वन आच्छादित है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसी का योगदान नगण्य है और उद्योग ही प्रमुख है, तो ये गलत है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में किसान सबसे मतलब बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा लोग इसी चीज पर निर्भर है। तो ये है, बांस, तेंदुपत्ता और साल भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्य वन उत्पाद है, तो ये भी क्या है,
सही है, तो सही इसमें कौन सा देखना था, गलत उत्तर। तो गलत उत्तर है 3 नंबर, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है, चल जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, थानेदार टीआई, डीएसपी, पुलिस अधीक्षक या आईजी होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको ही बता देता हूँ कि थाना प्रभारी जो होता है एक थाने का प्रभारी होता है, टीआई जिसको बोलते हैं, है ना। उप पुलिस अधीक्षक क्या होता है, ये उप जिला, उप जिला मतलब ये लोग एसडीओपी भी बनते हैं, मतलब एक जो हमारा ब्लॉक होता है वहां का जैसे एचडीओपी बना दिया जाता है, मतलब जितने थाने होते हैं उनका इंचार्ज बना दिया जाता है डीएसपी लोगों को, या कई डीएसपी क्या होते हैं विभिन्न विभागों में एसपी के सहयोग के लिए होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर जो होता है कलेक्टर के सहयोग के लिए होता है, या उसी को एसडीएम बना दिया जाता है। डिप्टी कलेक्टर ही एसडीएम होता है, तो जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं वो या तो जिला में काम करते हैं या उनको एसडीएम बना दिया जाता है। तो वैसी सेम ये उप पुलिस अधीक्षक होता है। और एसपी क्या होता है, जिले का एक कैप्टन होता है, कप्तान होता है। और आईजी क्या होता है, एक रेंज का होता है, जैसे हमारे यहाँ जितने भी रेंज है वहाँ एक एक आईजी रहेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में अभी 7 रेंज बोला जाता है, जैसे रायपुर को 2 रेंजों में माना जाता है, एक ग्रामीण और एक शहरी, और एक राजनांदगांव नया रेंज बन गया, तो 3 ये हो गए और बाकी 4 संभागों के। तो टोटल कितने रेंज इसका माना जाता है कि हम लोग जो बुक पढ़ते हैं उसमें 7 ही रेंज दिया गया है, क्योंकि रायपुर को शहरी और ग्रामीण 2 भागों में बांट दिया गया है वहां, क्योंकि रायपुर बहुत ज्यादा बड़ा शहर है, क्योंकि वो बी ग्रेड शहरों में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमको देखते हैं, तो यहाँ पर कौन मुख्य अधिकारी होता है, पुलिस अधीक्षक होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित गलत कथन है। तो बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था, 2008 में, सही है। बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ था, 1956 में, है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था उस समय। रायपुर संभाग का गठन कब हुआ था, 1861 में। यहाँ पर कितना है, 1961, इसलिए ये क्या है, गलत है। दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ था, 2014 में। कहीं कहीं आपको 13 भी मिल जाएगा, तो 13 में घोषणा हुआ, 14 में अमल में आया। तो यदि 13 नहीं रहे तो 14, 14 नहीं रहे तो 13, लेकिन दोनों साथ में ऑप्शन हो सके आपको नहीं मिलेगा। अगला हम लोग देखते हैं कि सही कथन चुनना है हमको कि छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, बिल्कुल सही है। सभी जिला मुख्यालय पर कमिश्नर है, ये क्या है, गलत है। सभी जिला मुख्यालय पर कमिश्नर नहीं होते। अगला भर्ती प्रक्रिया में जो पुलिस भर्ती है उसके बारे में, पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको नाप जोख की जरूरत पड़ता है, जबकि आप एक कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनता है, तो आपका हाइट कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप एक पुलिस वाले बनेंगे तो छोटे से लेकर एसपी तक के लिए क्या होता है, आपके हाइट वेट मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसकी आवश्यकता होता है। पुलिस विभाग कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल सही है ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से स्थापना से संबंधित इसमें सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से हुआ 2000 में, तो ये भी क्या है, सही है। मध्य प्रदेश से ही हमारा राज्य बना है। आपको एक चीज भी ध्यान रखना है, 1 नवंबर को ही क्यों हमारा राज्य बना, उससे आगे पीछे भी बन सकता है ना। एक के साथ 3 राज्य बने थे, 1, 9 और 15 को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जिसमें उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। और इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश से हम लोग अलग होकर बने हैं, और मध्य प्रदेश का भी गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसलिए मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है उसको भी अलग कब किया गया, 1 नवंबर 2000 को। तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्माण के समय 15 जिले थे यहाँ, तो ये क्या है, गलत है। कितने जिले थे उस समय, 16 जिले थे। राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है, तो ये भी क्या है, सही है। तो 3 सही है, तो गलत का चयन करना है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, सी। 41 का कौन सा आएगा, सी। आगे हम लोग देखते हैं, ये है, तो इसमें हम लोग जनजातियों के बारे में देखते हैं, कौन सी जनजाति कौन क्षेत्र में पाया जाता है। तो गोंड कहाँ पाया जाता है, तो गोंड देखो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा जनजाति है ना। ये भारत में भी मतलब बहुत बड़ी जनजाति है, छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा जनजाति है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मतलब पहले में क्या आ गया, 4। हल्बा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ बस्तर बस नहीं लिखा है ना, बस्तर क्षेत्र लिखा जाता है। जैसे दंतेवाड़ा वगैरह, दंतेश्वरी माँ का जो पूजा अर्चना है, जिनको मानते हैं इष्ट देवी, वो कौन है,
हल्बे लोग हैं, हल्बा जाति के लोग। अगरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये रायगढ़ में ही पाए जाते हैं, मतलब दूसरे नंबर का पहला और तीसरे नंबर का तीसरा। और बैगा कहाँ पाए जाते हैं? मैकल श्रेणी के सीरीज में। तो ऑप्शन में हमारा कबीर धाम है, तो कौन सा आ जाएगा? कबीर धाम। मतलब 4 1 3 2, देखो कौन सा ऑप्शन है? 4 1 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में सुमेलित करना है हमको। तो जैसे कर्मा है, कर्मा कहाँ किया जाता है? राउत नाच है, तो जो आप जानते हो उसको पहले करो। जैसे सुआ है, सुआ जानते हो, तो सुआ किसको? महिलाओं से संबंधित है, तो जिसको जिसको जाने पहले उसको लगा लो। अगला है सैला नृत्य। सैला नृत्य के बारे में पढ़े हो आप? ये कहाँ किया जाता है? खासकर बस्तर क्षेत्र में। राउत नाच मशहूर है, ये कहाँ उन लोग करते हैं? यादव लोग। तो अब एक बच गया कौन सा? कर्मा। तो ये कहाँ किया जाता है? ये ऑलरेडी बिलासपुर आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये ध्यान रखना है। तो कर्मा में कौन सा? बिलासपुर, मतलब 3 नंबर पहले आएगा। राउत नाचा में 4 नंबर आएगा, 3 नंबर में 1 नंबर आएगा, और 4 नंबर में कौन सा आएगा? 2 नंबर। तो इस प्रकार से 3 4 1 2, देखो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। 3 4 और 1 और 2, तो ये हमारा सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक दिया गया है कि आपको ऑप्शन है पुलिस अधिकारी दिए गए हैं, और उनका स्तर बताना है कि कौन सा पुलिस अधिकारी किस स्तर के हैं। तो जो थाना प्रभारी है वो किस स्तर के हैं? थाना के स्तर के हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा? 3। जो उप पुलिस अधीक्षक है वो कहाँ के हैं? उप जिला स्तर के। उप जिला मतलब ब्लॉक के, तो इसलिए कौन सा आ जाएगा? 4। आईजी, आईजी कहाँ के होते हैं? रेंज के। रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसमें 2 जिला 4 जिला 5 6 जिला ऐसे आते हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा? 2। और डीजीपी ये क्या होता है? सबसे बड़ा अधिकारी होता है एक राज्य का। सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी वो कहाँ का होता है? राज्य स्तर का, मतलब ए मतलब 1, मतलब लास्ट में 1 नंबर का आएगा। तो 3 4 1 2 ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें एक में, अच्छा इसका ऑप्शन ही अच्छा थोड़ा अलग किस्म का है, तो एक में क्या होगा? एक में क्या मिला? आपको ध्यान रखना है सी, मतलब यहाँ पर अलग है ना, एक इस तरफ है एक, तो इसमें क्या है? सी है, तो सी वाला देखो ये वाला है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और 2 में क्या है? डी, तो ठीक है 2 में डी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा है 45 नंबर का, छत्तीसगढ़ के पर्व से संबंधित मिलान करना है कि कब कैसा पर्व होता है। तो देवी जागर गीत कब होता है? चैत्र में, चैत्र नवरात्र में, है ना। तो चैत्र में भी बोल सकता है, आपको कुंवार में भी बोल सकता है, क्योंकि कुंवार में मतलब हमारा जो नवरात्रि है वो 2 बार आता है, एक कुंवार मास में और एक चैत्र मास में। चैत्र मास हमारा प्रथम मास है, और जो कुंवार मास है वो लगभग मिडिल है, मतलब 6वां 7वां है, ऐसे करके, तो वहां 2 बार आता है। और हरेली, हरेली कब होता है? श्रावण मास में होता है। तो फर्स्ट में कौन सा आया? 4। सेकेंड में कौन सा आया? 1। और तीज कब होता है? भाद्र पक्ष में, मतलब भादों में, तो इसका आ जाएगा 2। और फाग गीत कब गाया जाता है? फागुन में, मतलब कौन सा? 3। 4 1 2 3, 4 1, कौन सा है? 4 1 2 3, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगला सवाल हम लोग लेते हैं 46 नंबर का, भिलाई स्टील संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, रूस के। बाल्को की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। एनएमडीसी है ना, नेशनल मिनरल होता है डेवलपमेंट कारपोरेशन, ऐसे करके, तो ये 1958 में। और एनटीपीसी, एनटीपीसी जानते हैं हमारे सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये बिलासपुर में। और नवीनतम कहाँ हुआ है? ये सीपत है ना। इसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अब नरेंद्र मोदी जब आया था तो लगभग कितने हजार करोड़ दिए हैं सौगात? 37,000 करोड़ का। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसके सभी के सभी कथन क्या है? सही है। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर के प्रश्न कि 20 दिसंबर 2000 आया था छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह। इसी में इसको आमंत्रित किया गया था कि आए, और कंडेल नहर सत्याग्रह में क्या किया गया था? लोगों को उसका जबरदस्ती जो भी है चार्ज लिया जा रहा था नहर में पानी का। नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? शेर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, वीर नारायण सिंह ही हमारे प्रथम शहीद थे। और बीएनसी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। तो आपको ध्यान रखना, मजदूर आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर
प्यारेलाल जी ने किया है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, चारों के चारों इसके भी क्या है, सही है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, छत्तीसगढ़ के उन वन और पर्यावरण से संबंधित गलत कथन को आपको चुनना है। तो यहाँ थोड़ा सा है, तो गलत कथन को चुनेंगे तो कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, साल। औद्योगिक वन में कौन आता है, बांस। राज्य में टाइगर रिजर्व मौजूद नहीं है। तो टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ कितने हो गए, वर्तमान में 5 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व कई सारे हमारे यहाँ हो गए, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व करके टोटल मिला के 5 हो गए। आपको नवीनतम टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है कि नवीनतम हमारा टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, कमेंट करके बताओ। ये करेंट अफेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति से संबंधित गलत कथन चुनना है। राजभाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी है। पंथी संगीत प्रमुख लोक संगीत है। सभी लोग हिंदी मातृभाषा बोलते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा गलत है। हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी, लेकिन कई लोग इसी को जाएंगे तो हल्बी बोलेंगे, कई लोग और कुछ भाषा बोलेंगे। तो हमारे यहाँ हिंदी भी सब लोग नहीं बोलते, अधिकांश लोग नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं या देसी भाषा। जैसे उराव लोग बोलेंगे तो अलग भाषा, हल्बा लोग बोलेंगे तो अलग भाषा। तो इस टाइप से अलग अलग भाषा बोला जाता है। और राउत नृत्य प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये भी क्या है, सही है। तो गलत हमारा कौन सा है, केवल थर्ड। तो आदिवासी भाषाएं भी प्रचलित है। अगला है हमारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अधीन होता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य गृह विभाग, सीबीआई या पीएमओ प्रधानमंत्री। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस है, तो हमारा जो उसका कंट्रोल है वो कौन करता है, कोई भी विभाग का जो पुलिस विभाग है उसका कंट्रोल कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है। आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र पर भी लागू होता है। यदि केंद्र सरकार में है तो केंद्र सरकार में जो पुलिस है, हमारे दिल्ली पुलिस है जैसे, और जितने भी रिजर्व पुलिस है, ऐसे जो जो भी है उन सब का जो कंट्रोलिंग है वो कौन करता है, हमारा गृह मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ और हम लोग देखें कि हमारा जो केंद्र का है और छत्तीसगढ़ का, ये दोनों का सामान्य ज्ञान यहाँ खत्म होता है। तो वीडियो दोस्तों यदि ये पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करें, हमको सपोर्ट करें। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आप जरूर से जरूर सीजी पुलिस के जवान आप अगले कुछ महीनों में आप बन जाओ। तो चलिए अब हम लोग हमारे तीसरे भाग की ओर चलते हैं, बुद्धिमत्ता क्षमता और बुद्धि क्षमता के बारे में। तो इसका फर्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, आसान सा। पेन से हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, तो नाइफ से क्या करेंगे, कट, कुक, स्लाइस और सेव। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कट। नाइफ क्या काम करेगा, काटने का काम करेगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये सवाल दिया है एक मैथ्स का हल्का सा छोटा सा, इसको आपको सॉल्व करना है बार्ड मास से, है ना। तो बार्ड मास बिल्कुल सिंपल चीज है इनके हिसाब से। तो जैसे गुणा भाग दे दिया तो सबसे पहले आपको भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद क्या करना है, ये गुणा में है तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर प्लस है कितना 7, तो 7 और ये कितना हो जाएगा 17, और ऋण कितना हो जाएगा 2, और बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 15 बी। अगला हम लोग सवाल लेते हैं, क्या है सवाल वो देखेंगे। सुरेश अपने घर से अपना टेस्ट करते रहेंगे दोस्तों, कितने बना पाते हैं। मैं इसीलिए जो हमारा सही उत्तर है, जो फाइनल आंसर है, वो आपसे हाइड कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सके। बाकी मैं समझा ही रहा हूं उससे, है ना, तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे। जैसे सुरेश अपने घर से पूर्व की ओर, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, पहले ये डायरेक्शन ही बनाना है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट। अब यहाँ बोलता है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर यहाँ है, और यहाँ से पूर्व की ओर कितना गया 8 किलोमीटर। अब यहाँ से किधर चला, दक्षिण की ओर, कितना चला है वो 6 किलोमीटर। तो फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचा है पूर्व की ओर, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम की ओर से कितना चलेगा 4 किलोमीटर। तो सुरेश अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से, है। तो ऐसे करके इसमें एक लंब खींचेंगे और हम यहाँ लेंगे ऐसे करके, तो ये एक 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ एक 90 अंश का कोण बना, ये 6 है तो ये भी कितने अंश का होगा 6। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना था टोटल 8 था, ये कितना है 8, और ये कितना हो गया
4, तो इधर का जो बचा एरिया वो कितने का होगा, 4 का। मतलब इसको मैं अलग से चित्र बनाऊं ऐसा, तो ये ऐसे चित्र बन गया। और ये वाला कितना है इसका, 6, और ये वाला इसका कितना है, 4। तो हमको ये वाला निकालना है कि ये कितना होगा, कितनी दूरी पर है अपनी प्रारंभिक स्थिति से। तो हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, जानते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर c का वर्ग। ये कर्ण होता है, तो कर्ण का मान निकालना है। मतलब 6 छक्के 36 और 4 चौक 16। तो इन दोनों को करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 4 चौक 16, 6 छक्के 36, तो 6 दूनी 12, हाथ मिलाइए तो ये कितना हो जाएगा, 52। 52 हो जाएगा। मतलब कितना आएगा हमारा, 7 से ज्यादा। मतलब 7 सबसे कितना होता है, 49। तो 3 और है इसमें, समझ जाओ, तो 7 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ देखो 8 दिया है या 6 दिया है या 1, वो गलत है। हमारा कौन सा सही आंसर होगा, 7.2। आपको पूरा हल करते रहने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 64 नंबर का, कि राम मोहन का भाई है। तो इसमें आपको लिखते जाना है दोस्तों, राम और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन। ये दोनों, और बताया था इसका ऑप्शन क्या होता है, जो एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन मतलब भाई बहन, उसको एक लाइन में। माता पिता आ गया, इनके माता पिता ना, उसको ऊपर लाइन में। इनके बच्चे आ गए, उनको नीचे लाइन में। मतलब इससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आपको डायग्राम बनाना है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं बना भी रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमको एक भाई बहन वाले को एक लाइन में, उनके बेटे लोगों को नीचे लाइन में, उनके माता पिता को ऊपर लाइन में, ऐसे करके तो बनाना है। देखो कैसे बिल्कुल आसानी से आएगा आपके सामने। राम मोहन का भाई है, मतलब यहाँ पर मैं लिख दिया राम और क्या लिख दिया, मोहन। ये दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक। अगला, मोहन सीता का पति है। मोहन जो है ये वाला सीता का पति है, मतलब इसी लाइन में ही रहेगा। पत्नी जो है वो उसी लाइन में आएगा ना। मतलब ये इसका क्या है, वाइफ है, ये इसका क्या है, ब्रदर है। ठीक। तो सीता गीता की माँ है। सीता एक और है, गीता की माँ है, मतलब ये माँ है ना। तो बेटी कहाँ आएगा, नीचे की ओर। तो इधर क्या हो जाएगा, गीता। ठीक है। तो राम का गीता से संबंध, तो देखो ऐसे लिखे। अब ये देखो ये क्या हुआ, इसका हमको इजीली दिख रहा है। ये इसका भाई है, ये इसकी पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी। तो ये इसका भैया हुआ, तो भैया का ये बेटी हुआ गीता। तो भैया का बेटी क्या होता है, भतीजी या चाचा, है ना। तो दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, चाचा और भतीजी का। तो ऐसे करके होगा। अगला हम लोग देखते हैं 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी, एक पंक्ति में बैठते हैं। ए से, है ना, यहाँ पर ए बाएं से तीसरे नंबर पर, मतलब ऐसे हम लोग बैठाएं, ये बैठे हैं। तो ए बाएं से, बाएं मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा, ये लेफ्ट और ये राइट, मतलब ये बायां ये दायां। बाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ से है, ये मान के चलिए, है ना। बाएं शुरू, बी सी के दाएं है। बी जो है वो सी के दाएं साइड में है, और डी सबसे दाएं में है। डी सबसे ये दाएं में है। ठीक, ऐसे बोल दिया। और बी जो है सी के दाएं में है, मतलब यहाँ सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। तो स्वाभाविक रूप से एक स्थान बचा, वहां ई होगा। तो बी दाएं से कौन सा स्थान पर है, तो बी को देखो दाएं से, कहां से बोला है, दाएं से। तो ये कौन सा स्थान में होगा, 1 2 3 और ये 4, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा। या हम इधर से देखें तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरा, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, दाएं बोला है, तो कौन सा स्थान होना चाहिए हमारे हिसाब से, दाएं में दूसरा ही आंसर आएगा इसका, है ना। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं, कुछ दिया है क्या, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि बी सी के दाएं है, मतलब सी जो है वो पहले स्थान पर है और बी क्या है, दूसरे स्थान पर है, मतलब ऐसे करके दिया है। बी, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। ए से तीसरे स्थान, बी क्या है, सी के दाएं है, तो दाएं साइड में है, मतलब किस साइड में है, इस साइड से गिने तो इस साइड में है। तो इसका सही आंसर वास्तव में जैसे ये दिया है, बी सी के दाएं, तो सी पहले स्थान पर है, बी क्या है, दूसरे स्थान पर है, और ई बचा हुआ चौथे पर। तो हमारा सही आंसर किसको लेना है, दूसरे को लेना है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं, टेबल को ये लिखा जाता है, चेयर को कैसे लिखेंगे। इसमें देखो क्या कैसे लिखा है, टी को यू लिखा है, मतलब टी के बाद यू। ए को क्या लिखा है, बी, और बी को क्या लिखा है, सी, है ना। एल को क्या लिखा है, एम, ई को क्या लिखा है, एफ, मतलब एक अक्षर अलग एक्स्ट्रा। तो सी को हम लोग क्या लिखेंगे, डी। तो यहाँ पर देखो तीनों में डी है ना, चारों में डी है, तो चारों आ सकता है। अगला हम पीछे का देखते हैं, आर। तो आर के बाद इसमें क्या होगा, एस। तो ये तीनों में है एस, तो ये तीनों होगा। देखो हर ऐसी ही आसान नहीं मिलेगा ना। अब हम लोग सामने तरफ से एच से देखते हैं, ये एच है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, आई। तो आई भी देखो ये तीनों में लिखा है,
है ना। तो कैसे छांटना पड़ रहा है देखो एकदम ध्यान से, ए लिखा है तो ए लिखा है तो बी, तो देखो अब यहाँ से ये छटाया दोनों, बी लिखा है, अब आई लिखा है तो आई के बाद क्या आएगा, जे, तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा। एक मंदिर में 2 घंटे, पहला घंटा हर 6 मिनट में बजता है ना। दूसरा घंटा क्या होता है, जो दूसरा घंटा है हर 8 मिनट में बजता है, ये खासियत है। एक 6 मिनट में और एक कितने मिनट में बजता है, 8 मिनट में। सुबह दोनों कितने बजे बजे, साथ में 8 बजे। तो अगला टाइम कितने समय बजेगा, दोनों घंटी कितने समय साथ। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको पैनिक नहीं होना है, ये बहुत ज्यादा आसान है ये। लेकिन यदि नहीं जानोगे तो आप कोई भी सूरत में नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ोगे तभी समझ में नहीं आएगा तुम्हारा कब बनेगा ऐसे करके। तो इसका हमको कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम निकाल देना है। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 3 एकम 3 और 4 का और 4 एकम 4, तो कितना हो गया, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो इसका लघुत्तम कितना आया, 24। अर्थात हम लोग देखेंगे कि 24 मिनट के बाद ये लोग फिर साथ में बजेंगे। तो अभी कितने बजे बजे थे, 8 बजे। तो अगले टाइम में कितने बार दोनों साथ में बजेंगे, 8:24 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग लेते हैं, ये छोटा सा सवाल है, मतलब ये सीरीज का 4, 9, 25 और 36। तो इसको आपको देख रहे होंगे, ये क्या है, एक 2 का वर्ग है, एक क्या है 3 का वर्ग है, एक क्या है 5 का वर्ग है और एक क्या है 6 का वर्ग है। ऐसे करके वर्ग होते आया है, तो आपको ध्यान रखना है अगला कौन सा होगा। तो जैसे 6 हुआ तो 6 के बाद इसमें कौन सा है, 7, 7 वाला तो नहीं है, 7 7 49, 8 वाला, तो 8 8 64 आएगा, या 9 9 81, या ये करके आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, पहले क्योंकि 64 है तो कौन सा आएगा, बी आएगा 64। अगला हम लोग देखते हैं कि ये संख्या है एक, तो रिक्त स्थान को भरना है। 7 के बाद 14 आया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सर। 7 के बाद 14 है, इसमें कुछ नहीं किया, 0। अब 14 के बाद कितना आ गया, 29। अब इसमें देखो दूनी किया लेकिन एक जोड़ दिया, अब 29 दूनी किया, 29 दूनी कितना होता है 58, इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 60। अब 60 का दूनी 100 कितना होता है 20, और इसमें कितना जोड़ दिया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूनी करेंगे 123 का, तो कितना हो जाएगा 246। तो अब कितना जोड़ेगा इसमें 4, तो कितना हो जाएगा ये 250। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या है 250, ऐसे करके, तो ये आंसर होगा हमारा। अगला हम लोग देखें 70 नंबर का, कि यहाँ पर एक कथन सा दिया है कि सभी शिक्षक पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। मतलब दोनों रिलेटेड है ना। सभी शिक्षक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो दोनों सही है, रीजन सही नहीं है, क्या है रिटर्न सही है, मतलब कथन सही है, रीजन क्या है गलत है। तो दोनों ही गलत है, और न तो ये सही, मतलब ये रिटर्न सही है, रीजन क्या है गलत है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या चीज है। तो हम लोग देखते हैं कि लगभग क्या है, दोनों के दोनों क्या है सही है। तो ये चीज हमारा अगला सवाल है दोस्तों, एक छात्र 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में बाएं से, मतलब ये लेफ्ट साइड है, इसमें से कौन से नंबर पर है, 12वीं है, मतलब बाएं से 12वें नंबर पर है, दाएं से उसकी रैंक क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ऐसे सवालों को आपको हल क्या करना है कि आपको 40 विद्यार्थी है, उसमें से जितना एक तरफ का रैंक रहेगा उसको घटाना है, और प्लस क्या करना है, एक जोड़ना है। इसके उल्टा यदि दोनों तरफ से रैंक दे दिया जाता है, एक तरफ से 12 मान लो बोल दिया जाता है कि एक तरफ से 12वीं रैंक है, एक तरफ से कितना है 18वीं रैंक है, या जो भी 28वां रैंक लिखा गया, तो उस स्थिति में क्या करते हम उसको दोनों को जोड़ते और उसमें से क्या करते एक घटाते। तो इससे क्या हो जाएगा, कुल आदमियों की संख्या या जो भी वस्तु की संख्या निकल जाता है, एक कम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसकी स्थिति जानना होता है, तो इसमें से उसको घटाते हैं और एक उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो वाला नंबर। तो 40 में से हम 12 घटाएंगे तो क्या होगा 28, और एक जोड़ेंगे उसमें तो कौन सा आएगा 29। तो इसलिए उसका क्रम कौन सा नंबर का होगा, 29 नंबर का। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अमित दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो इसमें भी दिशा बनाना है। अब दिशा में आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर नहीं पूछा है, केवल दिशा पूछा है। तो 7 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, मतलब दक्षिण की ओर ऐसे चला, तो यहाँ पर जाएगा कोई भी, तो आपको देख लेना है कि ये कौन सा दिशा है। तो इधर चलेगा तो इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ से फिर क्या मुड़ेगा वो बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, इस साइड मुड़ गया वो, ये
साउथ साइड चला, फिर इस साइड मुड़ गया बाएं साइड, फिर दक्षिण चला, फिर दक्षिण मतलब इस साइड चलेगा, ये इस साइड में, तो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, मतलब फिर नीचे की ओर चला, तो प्रारंभिक मतलब ऐसे चला, ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला। तो यहाँ से देखो ये क्या है, मतलब मूल बिंदु है, यहाँ से इधर उत्तर है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो यहाँ से ये इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला है, ऐसे यहाँ तक पहुंचा है। तो ये वास्तव में यहाँ तक पहुंचा, तो ये किस दिशा में होगा, यहाँ, ये वाली दिशा देखो, तो ये दक्षिण है और ये क्या है, पूर्व है। तो इन दोनों के बीच समय हो गया है ये, तो इसलिए इसकी दिशा जो है वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर लेना है, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दिशा बस बताना है, ऐसा बीच में दिशा आएगा तो दोनों को लेते हैं ना। आपको जैसे यहाँ पर ये उत्तर है, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, ये पूर्व है, तो यदि यहाँ इस क्षेत्र में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व। इधर आ गया तो उत्तर पश्चिम, इधर आ गया तो दक्षिण पश्चिम। तो ये आपको लेना है। अगला हम लोग देखते हैं कि फ्लो को ये लिखा जाता है, तो रेन को क्या लिखा जाएगा, मतलब इसका अक्षर देख लेते हैं। W के बाद X है ना, F के बाद G, मतलब अगला अंक लिख रहे हैं हम, अगला शब्द। तो R के बाद क्या आएगा, S है ना, A के बाद क्या आएगा, B। तो देखो इसमें कौन कौन सा, S के बाद B, तो ये 3 है, तो तीनों रहेगा है ना। अगला देखते हैं N के बाद O, तो N के बाद कितने आएंगे, O, तो इन दोनों में से ये आएगा है ना, इन दोनों हो जाएगा। तो लास्ट में O आया है ना, तो इसमें भी O है, इसमें भी O है, तो उसके पहले I के बाद J, तो इसमें भी J है। देखो देखो इसको कैसे एकदम से अच्छे से जमा के दे दिया है। अब यहाँ से A के बाद B, तो यहाँ पर क्या आया है, C दिया है, तो इसलिए क्या है, C वाला, मतलब ये वाला गड़बड़ है ना, मतलब A दिया, B दिया, ऐसे करके दिया। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे इसका एक एक अंक बढ़ाना है तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, उसको नहीं देखते। R के बाद क्या हो जाएगा, S, A के बाद क्या हो जाएगा, B, I के बाद क्या हो जाएगा, J, और N के बाद क्या हो जाएगा, O। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो कौन सा हमारा आंसर है, SBJO। तो ये ऐसे करके लिखना, इसको नहीं मिलाना है एक साथ है ना। आप आंसर लिखो, फिर इस आंसर को इसमें ढूंढो तो ज्यादा सहूलियत होगा। इसमें देखोगे अरे यार ये है, तो उससे बेहतर नहीं, ऐसे हल करना है। इधर लिखोगे R के बाद क्या आता है, S, A के बाद क्या आता है, B, I के बाद क्या आता है, J, और N के बाद क्या आता है, O। तो इसको हमको यहाँ मिलाना है कि ये है कि नहीं, ऐसे करके तो जल्दी आ जाएगा। अगला हम देखते हैं इसी प्रकार से, किसी कोड में पहले अक्षर का मान प्लस ऐसे करके लिखा हुआ है ना, कि पहले अक्षर का मान धन अंतिम अक्षर का मान, और उसमें गुणा क्या करना है, अक्षरों की संख्या का। तो क्राइम का कोड इतना है, तो A से Z तक ऐसे है। तो फिर क्या करना है हमको, क्राइम का कोड क्या है, क्राइम लिखा है, तो पहले अक्षर का मान है ना, कितना है, पहला अक्षर क्या है, C, मतलब 3, और अंतिम अक्षर का मान कितना है, 5, और फिर क्या है, अक्षरों की संख्या। तो टोटल कितने अक्षर है, 5। तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 8 पंचे 40। तो टोटल हमारा मान कितना आ जाएगा, कोड हिसाब से, इसको डी कोडिंग भी बोला जाता है। तो ये चीज आगे हमारा है 75 नंबर का। इसमें एक गैप में है कि फाइंड मिसिंग नंबर, मतलब ऐसे सवाल आएगा आपको, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है ना, कि कौन सा नंबर है इसमें। तो देखो कैसे मिलाओ, कि 2 4 में कैसे संबंध है, आपको कैसे दिख रहा है। जैसे मेरे को जो है वो दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है, आप इसको देखो और कमेंट करके वीडियो को पॉज करो और हल करके कमेंट में आंसर दो, फिर मैं इसका बता रहा हूं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये वाली सवाल कई चीज बहुत कठिन हो जाता है जब हम उस चीज को नहीं सोच पाते। आप भी इसमें देखोगे तो कोई में भी नंबरिंग ऐसा मैच नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे गैप को देखिए, इसको ये कितना है, मैं कुछ थोड़ा डाउटफुल है शायद, जैसे ये है, तो ये दोनों कितना है, 4 और 2 6। तो 6 हो गया, 6 का आधा कितना होता है, 3, इसके बीच में है। इन दोनों का भी ऐसे ही रहना था, तो यहाँ पर कितना है, ये गलती से ये शायद 9 था ये, है ना, वो गलती हो गया है, ऐसा ध्यान आ रहा है मेरे को जब प्रश्न ये जिस समय बना रहा था उस समय। तो 9 दूनी कितना हो गया, ये 18। तो 9 दूनी 18 की ये वाली बीच लाइन क्या है, आधा। तो वैसे ये वाला लाइन क्या है, 6, और ये वाला लाइन क्या है, 8। तो 8 6 कितना हुआ, 14। तो 14 का आधा कितना होगा, 7। तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा, 7। या तो इसमें एक कोई भी चीज मिसिंग है, या तो ये बीच का 9 होगा, या ये 4 था, मतलब ऐसे करके। तो ये फिक्स है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न में आप
ध्यान मत दीजिए, जो प्रश्न में ध्यान नहीं दीजिए मतलब गलती में, मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से उसको क्या कर देना है, भाग देना है, मतलब उसका आधा करना है। तो आ रहा है बीच वाली संख्या, तो ऐसे इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 6 कितना है, ये 14/2 मतलब कितना होगा, 7 इसका। तो मतलब ये वाली इसको सवाल को थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके ये वाली को कितना कर देंगे, तो ये 12 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, तब होगा। जैसे 6 ही रखना हो तो यदि ये 8 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो आपको तो सही सलामत मिलेगा, लेकिन ऐसे जज करना है आपको, ये चीज में ध्यान रखना है ना। इसका सवाल आपको 1 जनवरी इतने को शनिवार था, तो 28 जनवरी को कितना होगा। तो ये सवाल आपको मैं जब रीजनिंग का कराया था उसमें कराया हूँ। तो 1 जनवरी से कितने तक, 28 फरवरी तक टोटल कितने दिन होते हैं, इसमें 31 दिन है ना, और इसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन। तो टोटल कितने हो गया, 29 मतलब 9 और 5 और 3 मतलब 3 और 2 5। अब इसको किससे भाग देते हैं, टोटल दिन निकालते हैं जितने भी हो, उसको कितने से भाग देते हैं, 7 से। तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56। हासिल लाई हमारा कितना बच गया, 3, मतलब 8 सप्ताह हो गए टोटल, और कितने दिन बच गए, 3 दिन। तो ये 3 दिन को क्या करना है, जो दिन है हमारा उस दिन से आगे गिनना है। जैसे कौन सा दिन है ये, शनिवार, तो शनिवार से ही गिनना है। एक चीज का ध्यान रखोगे, अब शनिवार से क्यों गिनना है, क्योंकि शनिवार से लेकर कब तक, सोमवार तक का सप्ताह होगा ना, शनिवार से शनिवार तक नहीं होगा, शनिवार से सोमवार नहीं, शनिवार से उसके पहले दिन क्या होता है, शुक्रवार, उस दिन तक सप्ताह होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सप्ताह होगा। और उसके बाद तो शनिवार से फिर अगला दिन गिनाएगा, जैसे हमारा सोमवार, सोमवार से सप्ताह शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, जैसे हम लोग देखेंगे हमारा सप्ताह शुरू हुआ मंडे से, मंडे से हमारा सप्ताह कहाँ खत्म होता है, संडे में। और फिर से कहाँ से गिनते हैं हम, मंडे से ही गिनते हैं, संडे से नहीं गिनते कि मंडे हो गया तो मंडे हो गया पूरा, हम ट्यूसडे से गिनेंगे, ऐसे नहीं होता। तो आपको कहाँ से गिनना है, संडे से नहीं, सैटरडे से कहाँ तक हुआ, उसके एक दिन पीछे तक का, मतलब फ्राइडे तक का डे हो गया। तो शनिवार से फिर गिनना है, सैटरडे, फिर क्या हो जाएगा संडे, फिर क्या हो जाएगा मंडे। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, फिर सोमवार। तो इसका आंसर क्या लेगा, वो सोमवार। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखें कि ये वाली सवाल है कि 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कैसे करना है आपको, कि बताया था कि जो घंटे का सुई है वो कितना मिनट चलता है, 6 मिनट, और वो वाली सुई कितना चलता है, 1 मिनट के लिए 15, मतलब एक खाने के लिए, मतलब ऐसे हम लोग देखें तो जो घंटे की सुई और मिनट की सुई जितना चलता है उसी के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं, है ना। तो और साथ में जो सुई है, मतलब मिनट की सुई बोला जाए, या 1 मिनट के लिए जो घंटे की सुई है ना, जो घंटे की सुई है वो कितना चलता है, 0.5 आगे बढ़ जाता है, ऐसे करके तो पूरा लेना है। तो ये 2 बचे, मतलब 2 घंटे में कितना चलेगा, 2 घंटे में देखें तो 2 घंटे में कितना चलेगा उसको लिखना है। फिर 2 घंटे में मतलब कितने मिनट है उसको देखना है, कितने मिनट है, 20 मिनट है ना, यहाँ पर कितना है 20 मिनट। तो उसको हमको फिर उसको लेना है एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार मतलब यहाँ पर अब हम हल करते हैं 2 बजे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलता है, 30 मिनट, तो 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 30 दूनी 60, मतलब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, प्लस जैसे 20 मिनट हुआ। अब ये वाली सुई देखेंगे 20 वाली, तो ये वाले कितना चलता है, 6 मिनट, 6 डिग्री मतलब उसमें आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 छक्के 120, ये 60 आ गया है ना। अब हम लोग देखते हैं 1 मिनट के लिए, है ना, जब 1 मिनट सुई चलता है तो जो हमारा घंटे का सुई है वो भी तो हल्का बढ़ता है ना। तो कितना बढ़ता है, 0.5 डिग्री। तो कितना डिग्री बढ़ा है, कितना मिनट बढ़ा है, 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए कितना होगा, 20 गुणा 0.5, अर्थात कितना डिग्री वो और आगे बढ़ जाएगा, 10 डिग्री। 20 पंचे 100, तो दशमलव लगेगा तो कितना आ जाएगा, तो 10 डिग्री घंटे की सुई सीधा बढ़ा, और 20 मिनट के लिए और कितना बढ़ गया, 10 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, ये 7, मतलब 70। तो टोटल कितना डिग्री बढ़ा, जो घंटे का सुई है वो कितना बढ़ा, 70, और ये कितना बढ़ा था, 120। तो 70 में से क्या करोगे, 120 को घटा दोगे, तो 70 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा, 50। तो हमारा इसमें का सही आंसर कितना होगा, 50। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि अगला सवाल है हमारा 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर
30 है, तो इसमें कितना जुड़ा है, पहले 4, फिर 6, यहाँ 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर यहाँ 8 जुड़ा, यहाँ 10 जुड़ा, तो अगला कितना जुड़ेगा, 12, मतलब 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। तो ये हमारा 42 क्या होगा, आंसर। दोस्तों मैं देखो बिल्कुल अच्छे से आपको बता रहा हूँ, वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा ही और आप देखोगे ही। तो जैसे देखोगे तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलते रहे। तो आपके लिए लाभदायक है, तो जरूर इतना आप करिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम लोग चाह रहे हैं कि आप जरूर सफल हो। हमारा ये सवाल है दोस्तों, 4x4 का घनाकार ठोस ग्रिड बनाने के लिए कुल कितने घन लगेगा। तो इसको घन बनाना है, तो ऐसे करके ठोस बनाएगा ये घन इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि 4x4 कैसे बनेगा, तो 1 4 1 4 1 4, तो 4 भाग हुआ, तो 4 4 8 4 12 4 16, तो एक तरफ 16 लग रहा है, तो ऐसे इसको 4 परत में करना पड़ेगा। तो 4 परत में 16 16, तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। तो 64 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि 80 नंबर का ये सवाल में क्या है कि आपको ये बड़ा सा सवाल है, मतलब यहाँ अब इसको हमको करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यदि चिन्हों को इस प्रकार दिया जाए तो ऐसे करना है, और इसमें हम लोग करेंगे कि 30 है, 8 है, 6 है, 12 है और 9 है। तो यहाँ जैसे प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो जहाँ 6 और 12 के बीच में प्लस है तो वहां पर क्या करेंगे, गुणा। और यहाँ माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखो क्या लिखा है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो जहाँ माइनस है वहां पर क्या लिख दोगे, ऐसे भाग। अगले के बाद देखते हैं हम, गुणा का अर्थ क्या है, ऋण, जहां पर गुणा है जैसे 8 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ऋण। और जहां पर भाग है वहां को क्या लिख देंगे, प्लस। तो इसलिए हमारा जो ये आ गया, अब इसमें हम संक्रियाएं लिख लिए, अब इसको हल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बटे, इसको कटाएंगे 3 से, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर ये गुणा है, पहले इसको कटाए ना भाग के रूप में, तो 4/3 आया, फिर इसका इसके साथ गुणा, तो 3 एकम 3 होगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, तो कितना बचा, 4 और 2, 4 और 2, और गुणा है ना इसका, तो 4 दूनी 8, तो 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38, और ऋण कितना हो जाएगा, 8, तो 38 और 8 कितना हो जाएगा, 30, मतलब हो जाएगा, मतलब ये माइनस है इसलिए हो जाएगा ना, घट के हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 30 होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहता, आप सवाल हल करके देखो, यदि ऑप्शन इधर उधर हो तो आपको वो सुधार लेना है। इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, ए ही होगा, 30। यहाँ पर जो संख्या है वही होगा, इधर का बाकी सब जीरो हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा 81 नंबर अब गणित से शुरू होता है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कितनी विषम संख्या है। तो मैं बताया था आपको मैथ के क्लास में ये कि कितनी विषम संख्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 से लेकर 100 तक में ऐसे गिनती लिखे हम, एक सिंपल सिचुएशन, तो 1 3 और ये 5 विषम संख्या आया। ये देखेंगे तो सम संख्या, मतलब जितने सम संख्या उतने विषम संख्या। तो 1 से लेकर 50 तक में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, 50 सम संख्या होते हैं और 50 विषम संख्या, मतलब विषम संख्या का जो है वो सेम होता है दोनों की संख्या। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 50। अगला हमारा आंसर है एक ये करके, मतलब इसमें विषम निकालना है कि विषम कौन सा है, 15 है, 19 है, 21 है या 27। इसमें देखो कि सबके सब क्या है, विषम संख्या है। कौन सा विषम, ये विषम मतलब अलग है ना, भिन्न है, ऐसा वाला। और यहाँ पर हालांकि सबके सब क्या है, विषम संख्या है। तो ये चीज को मैं क्लियर कर दूं, ध्यान रखना है ना, विषम मतलब अलग कौन सा है, तो इसमें से अलग कौन सा है, 19 है। मैं बता रहा हूँ आपको 19 है, इसका आंसर भी कितना आएगा, 19। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि 19 क्यों विषम है। ये बहुत आसान सा सवाल है, तो आप कमेंट करो और बताओ कि 19 क्यों विषम है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न संख्या अवरोही क्रम में है, तो ये संख्याओं को क्या करना है, हमको भाग देना है। जैसे दशमलव आने तक भाग देंगे और हमको पता चल जाएगा, जैसे 3 है और 2 है, इसको भाग दे लेना सिंपल, 2 वाले में 0 तक, तो 3 शून्य शून्य, फिर 20 हो गया, तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, तो फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इसको करेंगे ऐसे, तो 4 शून्य शून्य, दशमलव लगाए तो कितना हो गया 30, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, तो 4 पंचे 20, इसको ऐसे करेंगे। अब ये बीच में बटे है, ध्यान रखेंगे ना, तो इसको करेंगे तो 5 शून्य शून्य, तो कितना हो गया 40, तो 5 थे 40। तो देखो दशमलव बाद 8 आया, दशमलव बाद 6, दशमलव बाद
7, तो इसको देखना है सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, मतलब कौन सा हम लोग देखें, 2 3 वाला। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 3 वाला, फिर उसके बाद ये वाला 3 4 वाला, तो ये वाला आएगा 2 3 और फिर क्या 3 4 और फिर सबसे लास्ट में कितना आएगा 4 और 5। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लगाना है आपको, छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या होता है वास्तव में हमारा बढ़ते क्रम, मतलब आरोही क्रम जिसको बोला जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ये वाला ही, इसको दशमलव में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, दशमलव में चेंज, तो इसमें भाग दे देंगे, 8 शून्य शून्य, फिर ये कितना हो गया 70, तो 8 अट्ठे 64, तो कितना हो गया 6, तो 8 सत्ते 56, तो कितना बच गया 4, ये कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, तो इसका भाग कितना आ जाएगा 0.875, ये पहला आंसर। अगला ऐसे हम लोग देखते हैं कि 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 40, तो एक छात्र के अंक में कितना जोड़ देते हैं, बोलता है 10 अंक। तो पहले हम टोटल अंक निकाल लेते हैं, 10 छात्रों का है तो ये 40 और गुणा कितना हो जाएगा 10 बराबर 400। अब इसमें 10 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 410, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं 10 ही है, तो अब नया निकालेंगे औसत, तो ये 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान 41, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला हम लोग देखते हैं कि दो संख्या है हमारे पास ऐसा जिसका HCF दिया है और LCM, और एक संख्या इसमें से इतना दे दिया, तो दूसरी संख्या निकालना है। देखो मैं एक फार्मूला बताया था आपको HCM मैथ्स क्लास में। दोस्तों मैथ्स का मैं पूरा मैथ्स और रीजनिंग का बिल्कुल डिटेल से क्लास बनाया हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे इसी में आप देख सकते हैं कि क्रम से देखेंगे तो पिछला भी दूसरा तीसरा ही वीडियो है रीजनिंग का और मैथ्स का, तो वहां से देख लेंगे, आपको और कोई पुस्तक अभी फिलहाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं HCF और LCM इक्वल टू क्या था, A गुणा B। तो यहाँ पर इसका मान कितना है 12 है, इसका मान कितना है 180, और इधर एक संख्या का मान कितना है 36, तो दूसरी संख्या का मान निकालना है और इसको कटाना है। तो कटाने के लिए बताया था दोनों तरफ से कटा सकते हो, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और ये 0, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 60। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं 87 नंबर का कि 150 का 20%, तो ये 150 हुआ, इसका 20%, तो का की जगह क्या करना है गुणा, और प्रतिशत की जगह क्या लिखना है 1/100, तो ये 0 0 0 और ये 0, फिर 15 बच गया और 2, तो 15 दूनी कितना होता है 30, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 3 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और 2 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की प्रति घंटा से तय की, तो औसत चाल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसको ये सभी सवाल मैंने आपको बेहतर से बेहतर रीजनिंग और मैथ्स के मैराथन क्लास में बताया हूँ। मैराथन मतलब रीजनिंग का जो क्लास है वो 2 घंटे का है और मैथ्स का क्लास 3 घंटे का, और उसमें पूरा कोर्स आपका सीजी पुलिस का कवर हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे, आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। पुस्तक भी देखने की जरूरत नहीं होगा, आप प्रैक्टिस के लिए पुस्तक देखेंगे, थ्योरी और बाकी चीजें आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला बताया गया है आपको कि 2x का x प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे भी दिया रहता है तो ये दूरी वूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, जितने से पास किए रहे हम औसत निकालते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 और गुणा ये कितना है 6 और ये कितना है 12, और नीचे में यही कितना हो जाएगा 12 और धन 6, तो 12 इसको कटाएंगे, 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, गड़बड़ थोड़ी की है, x प्लस 12 ही है ना, तो 12 6 18 ठीक ही है ये, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका 3 और कितना आएगा 3 दूनी 6, तो इसका सही ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका सही ऑप्शन क्या होगा 6 सही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों मिला के इतना है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, वही होगा, औसत चाल ही पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, वही चीज फॉलो करना है। इसका थोड़ा सा व्याख्या देखिए कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी का भी उपयोग किया है इसका भी, लेकिन इसमें दूरी का उपयोग तो
कुछ भी नहीं होता। तो ये समय और औसत चाल बराबर ऐसे दूसरे तरफ से लिया है, तो जैसे भी उसको आप थोड़ा देख लेना, यदि उसमें गलत भी होगा तो उसको थोड़ा सुधार लेना, या उसका आप कमेंट करके बताएंगे इसका वास्तव में इसमें का आंसर सही है कि हमारा जो 6 आ रहा है वो आंसर सही है। तो इसको एक बार आप हल करके बताएंगे कि इसका वास्तव में आंसर क्या होगा। तो इसको आप एक बार क्लियर करके मेरे को मैसेज करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसको बना के देखेंगे, है ना, और मैसेज करना है आपको, मतलब कमेंट करना है। तो 800 रुपए 8,000 रुपए का 6% दर से 4 वर्षों में कितना राशि प्राप्त होगा। कितना राशि प्राप्त होगा बोला है, मतलब टोटल ब्याज ब्याज समेत। तो सबसे पहले हम ए साई निकाल लेते हैं, है ना, हम लोग पढ़े हैं कि आप आज पढ़े पी आर टी बटे कितना होता है 100। तो पी का मान 8,000 रुपए, ठीक है, और आर का मान 6% और समय कितना है 4 और बटे कितना है 100। तो एक मतलब 3 शून्य में से 2 शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 6 चौक 24 और 24 अट्ठे। तो इसको गुणा कर लेते हैं हम, ऐसे नहीं बनता था। 24 अट्ठे 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इतना होगा, मतलब एक बार और थोड़ा क्लियर करते हैं, ये 8,000 ही है ना, गलती नहीं होना चाहिए हमसे। 8,000 गुणा 6 और गुणा 4, ठीक है, 100 का गुणा किए। अब 6 चौक 24 हो गया, और 24 अट्ठे तो 8 चौक 32, हासिल लाई 3 हो गया, 8 दूनी 16। देखो यहाँ गलती हो गया है, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, मतलब 1920 रुपए ये ब्याज हो गया। अब इसको 1920 रुपए को हम क्या करेंगे 8,000 में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 9,920 रुपए। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 550 रुपए में बेच दी गई, मतलब हमको लाभ कितना हो गया 50 रुपए। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणा 100 और बटे क्या होता है क्रय मूल्य, कितने में लिया था, और यहाँ पर क्या जोड़ जाता है प्रतिशत। तो लाभ हमको कितना हुआ 50 रुपए का, है ना, गुणा कितना हो जाएगा 100, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 500 रुपए। कटा दो इसको, 0 0 और 0, 5 से 5 दहम 50। तो हमको लाभ कितने का हुआ 10% का, तो इसलिए हमारा सही आंसर कितना होगा ए। आगे ऐसी है कि ये संख्या 7:3 में 50 को विभाजित करे बड़ी संख्या में। तो 7 और 3 में क्या है 7, और इसका अनुपात क्या होगा 7 धन 3 और गुणा कितना होगा 50। तो ये फार्मूला है, जैसे बताया था आपको नेक्स्ट क्लास में, ए गुणा बी, और धन किसी को बांटना हुआ उसको यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 7 और 3 ये 10, और ये 0 0 कट जाएगा, और 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। तो इसका सही आंसर कितना होगा ए 35। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी आसान सा है कि कितना है, इसको आपको हल करना है। ये बार्ड मास है, बार्ड मास का सवाल आपके लिए क्लास वर्क है, समझ जाइए, क्लास कर रहे हैं अटेंड, तो यहाँ से पॉज करो और इसको बना के देखो कि कौन सा आएगा। ये बहुत आसान सवाल है। अगला हम लोग देखते हैं कि ये दोनों है, तो इसमें से कौन सा आएगा। तो इसका मतलब क्या लिखा है वास्तव में 2 सही 1/4 और धन 3 सही 2/5। तो यहाँ से हम लोग देखें तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 और 5 या 15 और 2 17 कितना हो जाएगा 5। इसका लघुत्तम निकाले हम, तो 5 दूनी मतलब 5 चौक 20 और 9 पंचे 45 और 17 चौक कितना होता है 68। इन दोनों को जोड़े तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ये है हमारा 45। तो 8 5 13, 6 4 10 1 11 और बटे कितना हो जाएगा 20। अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो 20 पंचे 100 और कितना है 8 पंचे 13, ठीक है। तो ऊपर में कितना बच गया 13, 20 पंचे 100 हुआ 13 बच गया, और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो हमारा सही आंसर कितना होगा 5 सही 13/20, ये हमारा सही आंसर। अगला सवाल हम लोग देते हैं क्रय विक्रय। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, उस पर 20% बिक्री कर लगा दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे देखो 500 है, बिक्री कर लगाएंगे तो इसका कितना प्रतिशत 20%। अब 20% तो उसके जगह कितना हो जाएगा 1/100। तो ये 0 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ पर 50 और ये 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा 100 रुपए इसको क्या होगा बिक्री कर लगेगा। तो इसको किसमें जोड़ देंगे इस मूल्य में, तो 500 और एक कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा
600 सी। अगला हम लोग देखते हैं 5 का। ऐसी कोई संख्या 500 से कितना हो गया 600, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालो। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि या लाभ एक ही है, तो 500 था वो 600 हो गया, तो कितना हो गया वृद्धि 100 रुपए। तो इसी का होता है सेम टू सेम। यहाँ पर प्रथम मूल्य मतलब जो शुरू में था, तो शुरू में मूल्य कितना था इसका 500 है ना, जो बढ़ के 600 हुआ था, तो 0 0 0 और ये 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 गुना शून्य, तो कितना प्रतिशत हुआ 20%। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला 7वां है, एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। यही वस्तु यदि 480 रुपया में बेची जाती तो 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों इसमें 2 बार लाभ हानि दिया है, तो आपको कुछ घबराना नहीं है। आपको जो दूसरा वाला दिया है उसको ले लेना है कि 480 में बेची जाती है तो 20% लाभ, मतलब इसको एसपी बराबर क्या करना है, कितना प्रतिशत इसको लाभ है, जैसे बताया था 100 धन लाभ हो रहा है, तो क्या करेगा 100 और गुणा कितना हो जाएगा 100, ऐसा वाला। तो एसपी कितना दिया हुआ है यहाँ 480, तो ये 100 का 100 और कितना जुड़ जाएगा इसमें 20, है ना। तो और यहाँ पर क्रय मूल्य है, ध्यान रखेंगे ना, सीपी सीपी और गुणा कितना हो जाएगा 100, तो ये सीपी है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 120 और ये गुणा कितना हो जाएगा 100 और इसी में क्या है सीपी और इधर कितना है 480। इसको जीरो कटा दो, देखो 1 0 1 0, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, ठीक है। कितना करके हो गया 48 हो गया। तो यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, देखो 48 तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ कुछ कर दिए शायद कि ये वाला हमको करना था नीचे में, ये नीचे का 100 है ना, ऐसे आएगा 100 मतलब इसमें ये है ना, तो 100 जैसे इसमें है तो 100 किधर आएगा इस साइड आएगा, 100 हमारा इधर आ जाएगा, तो 4 इधर था और नीचे में कितना आ गया 100, तो कितना हो जाएगा 400, है ना। तो ये चीज इसमें का फार्मूला मैं साफ एक बार लिख देता हूँ, क्या था एस पी बराबर सीपी और 100 धन क्या हो जाएगा 100 या वाई और बटे कितना हो जाएगा 100, ऐसे करके तो इसका उपयोग करना। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही है कि इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया, तो साधारण ब्याज इधर रख देंगे हम 1120। पी का मान आपको निकालना है, आर का मान दे दिया 8 और समय का मान दे दिया 2 और यहाँ 100 है ना। अब कटा लो, ये 1100 है ना, तो 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 50, फिर 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा 25, 4 इसको फिर कटा लो, है ना, 4 दूनी 8, 32 बच गया, तो 4 अट्ठे 32 और 4 शून्य शून्य मतलब 280 और ये 25 का इसके साथ क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, है ना। तो 25 का उसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो ये इसमें करना है, इसका सही आंसर कितना होगा 7000 रुपए। अब हमारा अगला सवाल शुरू होता है 99 अनुपात में उनका योग इतना है, तो हम ऐसे सवालों में हमेशा क्या मानेंगे 3x का प्लस कितना 5x और उसके बाद इसका योग बोलता है 64 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 64, फिर 3 और 5 कितना हो जाएगा 8x बराबर 64, तो 8 एकम 8, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64। अब ये मान नहीं हुआ, ये किसका मान निकला है अभी x का मान कितना है 8, लेकिन हमारे पास संख्या कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 8 मतलब कितना होगा 24 और 5x का, यहाँ पर 5x है तो 5 गुणा क्या होगा 8 मतलब कितना होगा 40, तो 24 होगा और कितना होगा 40। तो देखो हमारा कौन सा आंसर होगा ए वाला। तो ये करना है। अगला और लास्ट सवाल पेपर का, बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम ये पेपर आएगा, केवल आपको प्रश्न बदलेगा, बाकी हर चीज आपका सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा 6 छात्रों में से 5 छात्रों के औसत अंक इतने हैं, औसत अंक 65 हो, तो अंतिम छात्र का अंक क्या होगा, तो अंतिम छात्र का अंक क्या होगा, तो इसके लिए क्या है 6 छात्र है, औसत अंक 65 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा 6 गुणा 65, तो 6 पंचे 30 हासिल लाई 3 और 6 छक्के 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ऐसे करके तो अर्थात 390। अब इन और 5 छात्रों का दिया है तो इन पांचों के अंक को जोड़ लेना है ना। तो इसमें देखो जोड़ोगे तो बताया था कैसे इसको जोड़ा जाता है,
तो इस 100 से ज़्यादा वाला है प्राय। तो यहाँ पर जैसे भी हो हम लोग देखते हैं ये दोनों मिलके कितने हो गए 110, ये दोनों मिलके कितने हो गए 150, और ये 65 को अलग से जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 0, और ये कितने हो गए 6, ये 260, और ये 65 जुड़ेगा इसमें तो 5 और 6 दूनी 12, और 300 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 325 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 हासिल लाई 1, और 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 65। तो इस प्रकार से हमारा 100 सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, ये आपको पुलिस बनाने में जरूर मदद करेगा, और यदि इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जरूर कई सारे सवाल आपके दिमाग में बस जाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पेपर में जरूर सफलता मिलेगा। तो और वीडियो यदि देखे होंगे तो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको और कहाँ हमको सुधार की आवश्यकता है और आपको कैसे वीडियो चाहिए, ताकि वैसा वीडियो मैं आपको दे सकूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।